रमेश प्रभु यांचं स्वागत करतो। तो डोंगरे पार्क पब्लिक सोसाइटी आप सब सदस्यों को मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट के बारे में कुछ सवाल मुझे लिख के दिया है। मेरा प्रेजेंटेशन तो तैयार है जो अगला 1 घंटा या 1.5 घंटा चलेगा, लेकिन मैं चाहूँगा मैं प्रेजेंटेशन करने के पहले कुछ सवाल मेरे पास आया है और वो सवाल तो राइटिंग में है और कुछ सवाल आप लोग का मन में रहेगा। 5-10 मिनट आपको मैं मौका दूंगा। आपका मन में कोई शंकाई है तो आप उधर ही खड़े रह के बता सकते हैं ताकि मैं भी वो कवर करने का कोशिश करता हूँ। आज का सेमिनार का महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपको जानकारी देने का, आपको रीडेवलपमेंट के बारे में पूरा सब पूरा जानकारी देने का। वो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो कुछ सवाल है, जो कुछ सवाल मेरे पास आया मैं तो पढ़ के बता सकता हूँ। यदि कुछ आपके मन में सवाल है तो बताइए। ओके, बराबर। तो मेरे पास जो सवाल आया है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। नीड ऑफ रीडेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट का जरूरत कब करना पड़ता है, कब करना चाहिए, रीडेवलपमेंट का जरूरत क्या है, ये पहला सवाल है। नीड ऑफ रीडेवलपमेंट, व्हेन एंड व्हाई, कभी रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रीडेवलपमेंट, और उसके साथ मैं एक एडिशनल करूंगा रिस्क ऑफ रीडेवलपमेंट। बराबर ना, धोखा क्या है, रीडेवलपमेंट का धोखा भी है तो क्या धोखा है या रिस्क क्या है। तीसरा है रीडेवलपमेंट थ्रू द बिल्डर और रीडेवलपमेंट बाय द सोसाइटी देमसेल्व्स, मतलब सेल्फ रीडेवलपमेंट, वो क्या मुमकिन है या करना है तो कैसा करना है, उसका दोनों का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। रीजन फॉर प्रोजेक्ट गेटिंग डिले, क्यों स्टॉल, प्रोजेक्ट क्यों रुक जाती है। आपको पता होगा रीडेवलपमेंट कम से कम 100% प्रोजेक्ट डिले होता है। कितना? 100% प्रोजेक्ट डिले है, 50% प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़ा बता रहा है। मतलब जो मुंबई का जो रीडेवलपमेंट है उसमें 100% मान लो बिल्डर बोलता है 3 साल में मैं करूंगा, वो 3 साल में नहीं 4 साल या 5 साल लगता है। बिल्डर बोलता है आपको 1 साल में मैं खाली कराऊंगा, 1 साल में उसको 2 साल 3 साल लगता है। तो डिले तो होता ही है, उसका कारण अनेक है, वो क्या कारण है। और दूसरा स्टॉल होता है, वो स्टॉल क्यों होता है और स्टॉल होने के बाद उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। यदि स्टॉल होता है तो उसको क्या प्रिकॉशन ले सकता है ताकि हम रोक पाएंगे, ऐसे स्टॉल होने का प्रोजेक्ट को रोक पाएंगे। क्या हमारा प्रोजेक्ट शुरुआत में आपका पदाधिकारी लोगों ने मुझे आपका बिल्डिंग 4.5 एकड़ का जो है लगभग 16,000 स्क्वायर मीटर का जो लेआउट है उसमें मुझे दिखा है, तो उनका पूछना है क्या हमें फेस वाइज रीडेवलपमेंट हो पाएगा। फेस वाइज मतलब एक बिल्डिंग एक बार करेंगे, वो खत्म होने के बाद दूसरा बिल्डिंग, फिर तीसरा बिल्डिंग, वेदर फेस वाइज रीडेवलपमेंट पॉसिबल, वेदर देयर शुड बी सेपरेट सोसाइटी फॉर ओल्ड मेंबर एंड न्यू मेंबर। आपका 2 बिल्डिंग जो है, एक एनेक्स बिल्डिंग और एक जो बीच का बिल्डिंग है, वो दोनों नया बिल्डिंग है जो मुझे लगता है 20 साल हुआ होगा। बाकी का जो बिल्डिंग है लगभग 40 साल हो गया, अब उधर लिफ्ट नहीं है। बाकी का ये दोनों बिल्डिंग में लिफ्ट है। उसके बाद लैंड एफएसआई, राइट्स ऑफ ओल्ड मेंबर एंड न्यू मेंबर। अच्छा, ये वेदर शुड ए सेपरेट सोसाइटी फॉर ओल्ड मेंबर न्यू मेंबर, मतलब ये आपका नया आने वाले उसके, अच्छा ओके ओके ओके, जो नया मेंबर्स आने वाले रीडेवलपमेंट करने के बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एफएसआई ऑफ द ओल्ड मेंबर्स एंड न्यू मेंबर्स, जो नया मेंबर आने वाले उसके बारे में। फिर कॉर्पस, प्रोविजंस फॉर कॉर्पस फंड कैसा होगा, मेंटेनेंस क्या होगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है, रीडेवलपमेंट में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब क्या है, और रिलोकेशन ऑफ वर्किंग मेंबर्स, जो मेंबर्स जो है आज के टाइम में जो मेंबर्स है उनका नया फ्लैट किस तरह से दिया जाएगा, रीलोकेशन किधर होगा। आई थिंक मोटा मोटा बहुत सारे सवाल कवर है। यदि कोई सवाल रह गया तो आप बताइए। पत्राचार जो है ना वो यूनिक केस है, अरे बता तो पाऊंगा। देखिए हम 3-4 केस स्टडी ले सकते हैं, 3-4 केस स्टडी जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें से एक पत्राचार है, दूसरा सिमिलर है वो डीएम नगर में कोंडेकर बिल्डिंग वैदी आकाश करके एक है, उन्होंने किया और वो असेंबली में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सब ट्रैवल करके आ चुका है। ऐसे 2-3 केस स्टडी हम लेंगे जरूर। एक इन्होंने केस स्टडी बताया, दूसरा इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस में अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस है, रिस्क है उसका इंश्योरेंस मिलेगा। इधर कौन सा रिस्क है आपका, उसमें जो है ना आप जो परफॉर्मेंस रिस्क बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस रिस्क का इंश्योरेंस नहीं है।
देखिए अर्थक्वेक होता है बिल्डिंग बनते बनते, उसका इंश्योरेंस मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप बोलेंगे कि हमने XYZ बिल्डर को अपॉइंट किया है, अभी वो परफॉर्म करेगा कि नहीं परफॉर्म करेगा, उसका जो रिस्क है वो तो टू बैंक गारंटी हो सकता है, आप समझे। तो आप जो इंश्योरेंस बोलते हैं ना, जो फायर होगा, अर्थक्वेक होगा या कुछ एक्सीडेंट होगा, उसका सब इंश्योरेंस मिल सकता है। परफॉर्मेंस इंश्योरेंस मुश्किल है, आप जो बोल रहे हैं परफॉर्मेंस इंश्योरेंस बराबर। ओके, इम्पैक्ट ऑफ रेरा या हाउ द रेरा इज हेल्पफुल, बराबर। ठीक है, आई गॉट योर बराबर। रिस्क का तो हम लिस्ट बनाएंगे, बहुत रिस्क है। यस, वी विल टॉक अबाउट डेथ ऑफ ए बिल्डर, ठीक है। यस, एनीबॉडी एल्स? नहीं, इम्पैक्ट क्या बोल रहा है, इम्पैक्ट ऑफ रेरा, रेरा आने से क्या बेनिफिट है, बेनिफिट्स ऑफ रेरा, इम्पैक्ट ऑफ रेरा और बेनिफिट और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ रेरा। रेरा कहाँ तक आपको रीडेवलपमेंट मदद करेगी, बराबर है। डेथ ऑफ बिल्डर, what will be the impact, what will happen to the project, बराबर ना, what is the impact, वही देखेंगे ना क्या होगा। ओके, लीगल हेल्थ का डॉक्यूमेंटेशन, मतलब मेंबर का कोई ध्यान होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट, तो हाउ इट कैन हैपन, सक्सेशन प्लान कैसा हो सकता है। और कोई सवाल? आई थिंक मैक्सिमम आ गया। री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, न्यू फ्लैट। ओके, नया फ्लैट क्या रजिस्टर होगा, प्रॉपर्टी है, करेक्ट। तो ऑलरेडी बन जाता है, ये अलग अलग है बराबर। ये जो डीपी रोड हो चुका है क्या, डीपी रोड है, जबकि डीपी रोड कैंसिल हुआ, कॅन्सल झाला आणि जेव्हा आपली कॅन्सल झालेला नाही, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी बरोबर आहे, ठीक आहे, हरकत नाही, लक्षात आलं। प्रॉब्लेम कसा आहे की इकडे चार प्रॉपर्टी झालेल्या आहेत, पण तुम्ही हँडओव्हर केले का बीएमसीला? केले, आता आम्ही डीपीवर आहे लेआउट, ठीक आहे, हरकत नाही, लक्षात आलं। ओके, हां हां, दो बड़े बैंक क्या हुआ, गिर गए, जैसा कि दीवान हाउसिंग, एस बैंक, ग्लोबल। ओके, इम्पैक्ट, ओके बराबर। ओके, करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, कितना बिल्डिंग का, सब बिल्डिंग का वैसे बाकी है, मतलब ओसी नहीं है कुछ बिल्डिंग का, या रीडेवलपमेंट में कोई तकलीफ आएगा, पार्ट ओसी है, चलो पेंडिंग है या पार्ट है। ओके, मुझे लगता है बहुत सारा सवाल आ गया। स्टैबिलिटी इम्पैक्ट, स्टैबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, ठीक। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। बहुत 16 लोगों ने, आपने तो मेरा यूट्यूब देखा है, और कितना लोगों ने यूट्यूब देखा है, यूट्यूब में लगभग सब एक वीडियो है हमारा जो रीडेवलपमेंट में लेक्चर दिया है, बराबर, वो दिखा है। टैक्सेशन, कैपिटल गेन, जीएसटी इम्पैक्ट, टैक्सेशन में भी आ गया, लेकिन जीएसटी आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर्ड है। पहिला सवाल लेते हैं, मेरा प्रेझेंटेशन में बाद में दूंगा। पहिल्यांदा आपल्याला समजून घ्यावं लागेल रीडेवलपमेंट कधी गरज पडतो, रीडेवलपमेंट करावं लागतं का आणि का करावं लागतं। साहेबांनी सांगितलं त्याच्यावर जास्त भर द्या, जोर द्या। रीडेवलपमेंट जे आहे हे कशासाठी मुंबईमध्ये सुरू झालं, आता ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेला आहे, ऑफकोर्स ऑल ओव्हर इंडियामध्ये पण सुरू झालेला आहे, पण मुंबईमध्ये का सुरू झाला तिथून आपण सुरुवात करू। रीडेवलपमेंट इसके लिए शुरू हुआ, जो बिल्डिंग मुंबई में है जिसका लगभग 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गया, और जो बिल्डिंग के साथ जो लोग उधर रह रहे हैं उनको भी जनरेशन, अगला जनरेशन आया तो वो भी रिटायर्ड हो गए, उनके पास भी इनकम नहीं, मगर कोई सोर्स नहीं। यदि कोई सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है, लेकिन उनका बिल्डिंग बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हुआ है।
जरा समझने का कोशिश करिए। पहला रीजन रीडेवलपमेंट का होगा इफ द बिल्डिंग इज डिलैपिडेटेड, इफ द बिल्डिंग कैन नॉट सस्टेन फर्दर रिपेयर, यदि एडिशनल रिपेयर हो नहीं सकता है और रिपेयर करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, ये दोनों चीज, एक तो बिल्डिंग कैन नॉट बी रिपेयर जिसको हम बोलते हैं C1 कैटेगरी, जब बिल्डिंग C1 कैटेगरी आया आप करोड़ों रुपए देके उसको बिल्डिंग को रिपेयर करते बोलेंगे तो वो रिपेयरेबल नहीं है, बिल्कुल यूज कर सकता है, उसके लिए तो सिंकिंग फंड है। सवाल ये है रीडेवलपमेंट कब करना चाहिए? रीडेवलपमेंट करने के लिए दो ही कारण है, वो है यदि बिल्डिंग पूरा का पूरा डिलैपिडेटेड है, वो बिल्डिंग रिपेयरेबल नहीं है, तब आपको कोई सोच ही नहीं सकता है, बिकॉज यू आर नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर रीडेवलपमेंट। यदि हमको रीडेवलपमेंट करना ही है फिर हम आगे का सोचेंगे कि कैसा करना है, क्या करना है, उसका प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, रिस्क क्या लेना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज है रीडेवलपमेंट का निर्णय लेना है तो पहला ये देखना है क्या हमारा बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट क्या जरूरी है, यदि जरूरी है उस टाइम में जरूरी है जिस टाइम में बिल्डिंग रिपेयरेबल नहीं है। दूसरा, बिल्डिंग रिपेयरेबल है, बिल्डिंग रिपेयरेबल है मगर जिस तरह से हमारा जो जिसको हम बोलते हैं कि इनकम रुक गया है, हमारे पास एडिशनल सोर्स नहीं है, जहाँ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर फ्लैट निकालना पड़ता है यदि उस बिल्डिंग को रिपेयर करना है, दैट इज मीन इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल। वो बिल्डिंग मैं आज रिपेयर करूंगा, 5 साल के बाद वापस रिपेयरिंग के लिए आएगा और 5 साल के बाद वापस रिपेयरिंग के लिए आएगा, जिसका मैं मरम्मत करते जाता हूँ, जिसके लिए लाखों रुपया हर साल मैं सोसाइटी को देता हूँ। एक तो मेरे पास लाख रुपया देना है, मतलब मुझे मेरा कैपिटल से निकालना होगा, पूंजी से निकालना होगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए सीनियर सिटीजन जिनका इनकम ही नहीं है, वो किधर से लाएगा? तो इसलिए उसको ये डिफिकल्टी है। एक, जब बिल्डिंग रिपेयरेबल नहीं है, दूसरा रिपेयरेबल है मगर हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं। आप समझिए, ये दोनों कारण की वजह से यदि बिल्डिंग रिपेयरेबल नहीं है, डिमोलिश करके फिर मुझे रिकंस्ट्रक्शन करना है, कभी भी मेरे पास पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड हो रहा है उसमें जो लोग रहते हैं उनके पास इतना पैसा भी नहीं है रिपेयर करने का, तो इनके पास इतना भी पैसा नहीं है वो रिकंस्ट्रक्शन करने का, तोड़ के नया बनाने के लिए भी पैसा लगता है। मिनिमम पर स्क्वायर फुट 3,000 से 3,500 रुपए पर स्क्वायर फुट आपका इंटरनल के लिए लगता है, बाहर के लिए भी उतना ही लगता है, तो वो भी पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम क्यों ना इनको ऐसा एक सुविधा दिया जाए, अभी जितना एरिया है उतना ही एरिया वो एडिशनल बांध सके। आप समझने का कोशिश करिए, उतना ही एडिशनल एरिया वो बांध सके। वो एडिशनल एरिया जो बांधते हैं उस एडिशनल एरिया से जो पैसा आएगा वो पैसे से एग्जिस्टिंग मेंबर को मुफ्त में नया घर मिलेगा, नया सुविधा मिलेगा, और उसके अलावा उनको जब घर से बाहर जाएंगे 2 साल 3 साल जब कंस्ट्रक्शन पीरियड में, उस टाइम में उनको भाड़ा मिलेगा। ये नजर में रखते हुए 2000 के बाद ये रीडेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ रीडेवलपमेंट गवर्नमेंट ने दिया हुआ एक आपको बख्शीश है, गिफ्ट है, बोन है। कई बार कुछ चीज हमें मिलता है, भगवान देता है या गवर्नमेंट देता है, फिर उसको वापरने के लिए हमारा क्षमता होना चाहिए। कई बार वो मिसयूज भी होता है। तो रीडेवलपमेंट अभी देखिए, और एक कारण है रीडेवलपमेंट का, वो मैं डिस्कस तो करूंगा। और एक कारण है, हमारा जो बिल्डिंग है उसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है। जो ग्राउंड फ्लोर में है उनको बहुत तकलीफ होता है बारिश के टाइम पर, ड्रेनेज का प्रॉब्लम, पार्किंग का प्रॉब्लम, और जो सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में रहते हैं या फोर्थ फ्लोर में भी होगा, है ना, इधर फोर्थ फ्लोर है बट लिफ्ट नहीं है क्योंकि उनका उम्र हो चुका है। आज लिफ्ट का जमाना है तो हमें लिफ्ट भी चाहिए। पार्किंग का भले आपके इधर फोर्थ है लेकिन कई जगह में पार्किंग का भी प्रॉब्लम है। नया नया जो इंस्ट्रूमेंट आया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया, उसका यूज करने के लिए हमें नया बिल्डिंग ही बनाना पड़ेगा। ये भी एक कारण है। तो दीज आर द रीजन। अभी आपका सवाल, निजी सवाल ये है
आपका बिल्डिंग के लिए, डोंगरे पार्क के लिए, क्या हमारा सोसाइटी को रीडेवलपमेंट का जरूरी है नहीं है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपको डिसीजन लेना। मैंने 2 कारण दिया, आप मुझे बताओ, आपका बिल्डिंग 30 साल के ऊपर हो गया, मतलब यू आर एंटाइटल्ड फॉर रीडेवलपमेंट। ये जरा समझने की कोशिश करिए। गवर्नमेंट ने कायदा बनाया, जो बिल्डिंग 30 साल के ऊपर हुआ वो रीडेवलपमेंट के बारे में सोच सकता है। दूसरा, क्या हमारा सोसाइटी का जो बिल्डिंग है, जो आपका जितने भी बिल्डिंग्स है, मैंने जरा देखा, क्या ये रिपेयरेबल है? मेरे हिसाब से रिपेयरेबल है। अगला 10 साल 15 साल टिक सकता है, बिकॉज बहुत ऐसा डिलैपिडेटेड में नहीं है, क्योंकि आपने अच्छा मेंटेन किया। बट दूसरा सवाल ये आता है, यदि मुझे रिपेयरिंग करना है, हर फ्लैट के पीछे 1 लाख 1.5 लाख खर्चा करना पड़ेगा अगला 2 साल 3 साल 4 साल में, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑडिट करके देखने के बाद क्या आप खर्चा कर पाएंगे? यस और नो? कितने लोगों को लगता है आप खर्चा कर पाएंगे? जरा हाथ ऊपर करिए। रिपेयरिंग का खर्चा कितने लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कितने लोग कर नहीं पाएंगे? जरा हाथ ऊपर करिए। जो नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। सिंकिंग फंड है, सिंकिंग फंड देखिए, सिंकिंग फंड है ना, बहुत लिमिटेड रहता है। आप सिंकिंग फंड रिपेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वो लिमिटेड फंड है। फिर भी आप यूज किया तो 5 साल के बाद वही ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। क्योंकि जो रिपेयरिंग आप करोगे, जो प्लास्टरिंग करोगे, क्योंकि रीप्लास्टरिंग करेंगे या आप ग्रेनाइटिंग करेंगे, जो भी करेंगे, उसका जो लाइफ है मैक्सिमम 5 to 7 ईयर मुंबई में, क्योंकि वो आप रिपेयरिंग करने वाले। रिस्ट्रक्चर तो रिकंस्ट्रक्शन तो नहीं है। यदि रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, आज कम से कम 50-60 साल रुक सकते हैं। तो रिपेयरिंग के लिए यस, बराबर, बिल्कुल, आई एग्री विद यू। आई एम नॉट सेइंग यदि रिपेयरिंग करना है तो 50,000 1 लाख एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा। आज बिल्डिंग जो है लगभग 10 साल के बाद एक बार रिपेयरिंग पेंटिंग करना पड़ता है, 5 साल 10 साल के बाद पेंटिंग करना पड़ता है, और 25-30 साल होने के बाद उसको रिप्लास्टरिंग करना ही पड़ता है। आपका बिल्डिंग में नहीं लगा ऐसा आपको लगता है कि ऊपर से नहीं लगता है, शायद इंटरनली वो जो मुंबई का जो वेदर है उसमें अंदर के अंदर कोरोजन जो बोलते हैं ना, वो डिलेप्टेड होता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। व्हाटएवर इट इज, स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद भी आपका अच्छा है तो बहुत अच्छा ही है। आई एम नॉट सेइंग यू शुड गो फॉर रीडेवलपमेंट। तीसरा जो कारण है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, उनको पानी का इधर प्रॉब्लम है या नहीं है? पानी का प्रॉब्लम है क्योंकि आप थोड़ा हिली एरिया में, थोड़ा ऊपर है, वो एक अच्छा है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, 2nd, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर में जो रहते हैं उनको लिफ्ट का। तो ये सब आपको कॉम्बिनेशन देखना है। देखने के बाद अपने को निर्णय जो है सोसाइटी को लेना है, जनरल बॉडी में लेना। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया, इसका मतलब कल हम रीडेवलपमेंट जा रहे हैं ऐसा भी नहीं है। वी आर जस्ट थिंकिंग ऑन द एस्पेक्ट। तो ये तरह से अपना रीडेवलपमेंट का है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यस सर। रिपेयरिंग का वो आएगा ना, सवाल है ना। देखिए, यदि रिपेयरिंग के लिए जो खर्चा लगता है वो हम नहीं कर पाते, बराबर, और रिपेयरिंग जरूरी है, नहीं कर पाएंगे, या हम बिल्डिंग रिपेयरेबल नहीं है, या हमें नया एमिनिटी जो है, लिफ्ट है, पार्किंग है, नया सुविधा हमें चाहिए, तब हमें रीडेवलपमेंट जाना है। नहीं तो रीडेवलपमेंट जाने का जरूरी नहीं है। आपका बिल्डिंग वेदर इट इज एलिजिबल फॉर रीडेवलपमेंट एज पर एज द टीसीआर रूल इज कंसर्न, गवर्नमेंट का प्रोविजन से आप रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं क्या? आंसर ये। दूसरा, वायबिलिटी है क्या? तो मेरा बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है या मैं रिपेयरिंग के लिए खर्चा नहीं कर सकता हूँ। दूसरा सवाल आता है, क्या मेरा बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए वायबल है क्या? वायबल मतलब क्या हमें बिना कोई पैसा डालते हुए, जो आपका सवाल है, बिना पैसे डालते हुए और फ्यूचर जो एडिशनल मेंटेनेंस आएगा उसका भी मुझे कॉर्पस के रूप में कोई बिल्डर पैसा देता है, वो मुझे टेक केयर करने का सुविधा मिलता है, तो मुझे रीडेवलपमेंट जाना है, जिसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एक वायबिलिटी रिपोर्ट। तो रीडेवलपमेंट में जिस दिन आपने निर्णय लिया कि हमें रीडेवलपमेंट बारे में सोचना है, अगला कदम रहेगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालना। फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालना मतलब गवर्नमेंट ने हमारा प्रोजेक्ट के लिए कितना एफएसआई दिया, एडिशनल एफएसआई कितना दिया। एफएसआई मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स, आज जितना बांधकाम हुआ है, रीडेवलपमेंट में हम कितना एडिशनल बांधकाम कर सकेंगे उसको एफएसआई बोलते हैं।
एडिशनल बांधकाम कितना कर पाएंगे, उसके लिए अलग अलग नियम गवर्नमेंट ने दिया। वो अलग अलग नियम के अंदर हम लोग कितना बना पाएंगे, वो नया बनाने के लिए आप जुना लोगों को मतलब ओल्ड मेंबर को देने के लिए कितना बांधकाम करना होगा, टोटल बांधकाम कितना होगा, उसका खर्चा कितना होगा, भाड़ा आपको कितना देना है, एडिशनल मेंटेनेंस जो आने वाला है उसके लिए आपको कितना प्रॉपर चाहिए, ये पूरा गणित होगा। ये गणित होने के बाद तो ये सब आपको देने के बाद कितने एरिया हमें बेचना पड़ेगा, और एरिया बेचने के बाद जो बचता है वो हमारे मेंबर को कितना आता है, ये एक गणित किया जाता है, एक इकोनॉमिक्स किया जाता है, एक वर्किंग किया जाता है। त्याला आपण म्हणतो फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अनलेस अंटिल वी मेक ए फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जब तक हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं करते हैं हम आगे रीडेवलपमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। तो पहला कदम क्या है, पहला कदम क्या हमें रीडेवलपमेंट करना चाहिए। मान लो कितने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से 2/3 जो मेंबर है, 2/3 मेंबर जो जनरल बॉडी में आना चाहिए, उसमें से मोर देन 51% मेंबर, कितना मोर देन 51% मेंबर, पहला 70% था, उसको अभी रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 51% किया। नहीं 79, ये एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में ये बताया गया जो मेंबर इधर प्रेजेंट होंगे दैट इज 2/3 ऑफ द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट, और उस जनरल बॉडी में 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट है और मोर देन 51% मेंबर शुड कंसेंट। फॉर एग्जांपल आपका टोटल मेंबर मान के चलते हैं 100 है, ठीक है, तो कोरम कितना होना चाहिए 67 लोग आना चाहिए, और रीडेवलपमेंट के एग्री कितना करना चाहिए 51, 67 में से 51 वापस में बोलता हूँ। आपका सोसाइटी का मीटिंग में सोसाइटी में मेंबर है 100, कितना है 100, मीटिंग में कितना आना चाहिए 67, और जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने लोग चाहिए 51 ऑफ द टोटल मेंबर्स, नॉट द प्रेजेंट। अभी ध्यान में है, मान लो अगेन रिपीट करता हूँ, आपका टोटल मेंबर्स है कितना 100 में से 67 मिनिमम आना चाहिए, 67 में 70 आया 75 आया मान लो, वो आने के बाद उस जो लोग आए हैं उसमें से 51% ऑफ द टोटल मेंबर्स, हाँ 51 हो, फोरम में से 51 नहीं है, फोरम में से 51 नहीं है, फोरम में नहीं है, फोरम में से 51 बोल तो कम हो जाएगा ना, 34 हो जाएगा, फोरम में से नहीं है, टोटल मेंबर से 51। ओके, ये सवाल मैं चाहता था, ये सवाल मैं चाहता था शुरुआत में कि कुछ मेंबर रीडेवलपमेंट में एग्री नहीं होते तो क्या होगा। किसी ने ये सवाल पूछा नहीं, मैं बोला कि इधर सब लोग को रीडेवलपमेंट चाहिए। तो सवाल ये है कि 51% में से 100 में से 70 लोग 80 लोग तैयार हो गए, लेकिन 20 आदमी ऐसे हैं जो वो मानते नहीं, तो क्या होगा, जो 20 लोग नहीं मानते उसको कानूनी भाषा में उनको कंपल्सरी मानना पड़ेगा, उनको सोसाइटी का रेजोल्यूशन के हिसाब से काम में सहमत करना होगा। यदि नहीं करते, आखिर तक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो घर खाली नहीं करेंगे, इतना ही। जब घर नहीं खाली करेंगे, ठीक है, तब कोर्ट में जाके घर खाली हो सकता है। उसके लिए ज्यादा ज्यादा 2 महीना 3 महीना लगता है, क्योंकि हाईकोर्ट का कम से कम 100 जजमेंट है मुंबई में, जितने भी रीडेवलपमेंट हुआ है हर एक बिल्डिंग में कम से कम 1 आदमी 2 आदमी कुछ ना कुछ कारण लेके वो खाली नहीं करते थे। मैटर हाईकोर्ट में जाता था, हाईकोर्ट उनको बोलता था कि नहीं, एक बार जनरल बॉडी ने निर्णय ले दिया और मेजॉरिटी लोग लोकशाही है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मतलब लोकशाही है, लोकशाही में मोर देन 51% तयार है, तर तुम्ही एकटे दोघा माणसा त्याला अडथळे निर्माण करता येत नाही, तुम्हाला खाली करावं लागेल, ते हायकोर्ट तसा निर्णय देतात। म्हणून मेजॉरिटी विल प्रिवेल अपॉन माइनॉरिटी नहीं। फिर भी एक जजमेंट है हाईकोर्ट का, यदि सोसाइटी ने कोई फ्रॉड किया, जरा समझ लीजिए, सोसाइटी ने कोई फ्रॉड किया, यह बिल्डर जो आ रहा है वो कोई फ्रॉडुलेंट बिल्डर है, यदि वो पुरावा आपको उसको दे सकते हैं तो एक आदमी भी रीडेवलपमेंट रोक सकते हैं। एक दूसरा, यदि रीडेवलपमेंट करते टाइम आप कुछ लोगों को अत्याचार करेंगे, मतलब उनको सप्रेस करेंगे, उनके साथ अन्याय करेंगे, मान लो किसी आदमी का 500 फुट का घर है, उनको बोलेंगे 300 भी दूंगा, 400 भी दूंगा, कुछ आदमी का 600 फुट घर है, उसको 1000 देंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेट करेंगे, आप अलग अलग तरीका से काम करेंगे, जिससे एक आदमी का
गलत हो जाएगा, इनजस्टिस होगा, तब वो रीडेवलपमेंट रोक सकता। बट रोक सकता मतलब उसको जस्टिस मिलेगा, रीडेवलपमेंट रुकेगा नहीं, बट रीडेवलपमेंट चलेगा लेकिन उसको जस्टिस इन ड्यू को साथ में मिलेगा, जिसके साथ अन्याय होता है। अदरवाइज सबका सेम है, लेकिन मुझे रीडेवलपमेंट इसके लिए नहीं करना है क्योंकि मेरा बच्चे नहीं है, मैं सीनियर सिटीजन हो गया, मैं किधर घर ढूंढने जाऊँ, या मैंने अभी अभी घर में रिपेयरिंग किया है, रिनोवेशन किया है, मेरा 25 लाख खर्चा हुआ है, और तीसरा मैं अभी अभी घर लिया है, तो मैं क्यों रीडेवलपमेंट जाऊँ, तो मुझे ये बताया नहीं था। तो ये जो कारण है, दिस कारण आर नॉट वैलिड कारण, तो आपको रीडेवलपमेंट में सहभाग होना ही पड़ेगा। सो इसके लिए 51 इज द इनिशियल स्टेज। एक बार इनिशियल स्टेज से 51% लोगों में तैयार हो गया, आस्ते आस्ते मैनेजिंग कमेटी क्या करेगा, एडिशनल लोगों का कंसेंट लेते जाएगा, आस्ते आस्ते कंसेंट मिलते जाएगा, क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट होने के बाद आप रीडेवलपमेंट का तैयारी करते हैं और एक्चुअल बिल्डर अपॉइंट करने में 1 साल 1.5 साल लग सकता है। उस दरमियान कई लोग बोलते हैं कि नहीं अभी मैं कंसेंट नहीं दूंगा, कौन बिल्डर आते हैं देखूंगा, करूंगा, समझूंगा प्रोसेस क्या होता है। तो कई लोग बिल्डर अपॉइंट करते टाइम भी कंसेंट देते हैं। आखिर में आईओडी आने के बाद, जिसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट का एक शुरुआत होता है, उस टाइम में सबको घर खाली करना पड़ेगा, नहीं करते तो कोर्ट के माध्यम से आपका घर खाली होगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो पहला हम आगे बढ़ते हैं, रीडेवलपमेंट प्रोसीजर इन्वॉल्व। यस, जो बॉर्डर आता है 5 साल 6 साल से मेंटेन करने के लिए सोसाइटी हेवी बर्डन ऑन सोसाइटी उसके बारे में नहीं देखो, डिफॉल्टर का कारण अलग है। डिफॉल्टर का पैसा आप रिकवरी कर सकते हो, यदि डिफॉल्टर है उसका कॉर्पोरेट में से फंड ले सकते हो, वो अलग चीज है। आप रीडेवलपमेंट में उसको मिक्स मत करो। आपको किसने रोका है, आज मेंटेनेंस कोई आदमी नहीं देता है, आपको किसने रोका है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने की, रजिस्टर के पास जाए कार्रवाई करो, उसका फ्लैट ऑप्शन हो सकता है, आज भी हो सकता है। रिकवरी का प्रोसीजर करना पड़ता है, आपको रजिस्टर के उधर नोटिस दिया जाएगा, 2 नोटिस दिया जाएगा, 3 नोटिस दिया जाएगा, हियरिंग होगा, ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर देने के बाद उसको 50% पेमेंट इमीडिएटली देना पड़ेगा यदि वो अपील करना है तो, नहीं करना है तो उसको पैसा देना होगा, नहीं देता है तो उसका घर इलाम हो जाएगा, स्पेशल रिकवरी ऑफिसर होगा। तो ये सब चीज है ना, वो रीडेवलपमेंट का मिक्स मत करो। फिर भी उस टाइम में भी कोई डिफॉल्टर है, उसका रीडेवलपमेंट के साथ कोई संबंध नहीं है, उसका कॉर्पस से फिर आप अमाउंट ले सकते हो, ठीक है। या यदि वो रीडेवलपमेंट होने के बाद नया फ्लैट देने के पहले उसको अमाउंट देने को बोल सकते हैं, वो तो वर्किंग करना होगा। इट हैज नथिंग टू डू विद द रीडेवलपमेंट। अभी आगे बढ़ते हैं। रीडेवलपमेंट का मतलब क्या है? रीडेवलपमेंट मींस डिमोलिशन ऑफ द ओल्ड स्ट्रक्चर। पहला आपका बिल्डिंग को डिमोलिश करके नया बिल्डिंग जब बनेगा तभी रीडेवलपमेंट बोलते हैं। रिप्लेसिंग विद द न्यू स्ट्रक्चर। अभी सवाल आया है आपका इधर, वो सवाल मैं लेता हूँ। क्या हमारा बिल्डिंग फेज वाइज रीडेवलपमेंट हो पाएगा? आंसर है हो सकता। आंसर है ऐसे ही बिल्डिंग है जहाँ 10-12 बिल्डिंग्स है, कई सोसाइटी बोलते हैं कि हम फेज वाइज रीडेवलपमेंट करेंगे। पॉसिबल है, बट क्या प्रैक्टिकली ये सही रहेगा, गलत रहेगा? मुझे लगता है प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है। अभी प्रैक्टिकली क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो नया बिल्डर आता है उसका सोच समझ जरा अलग है, उसका प्लान करने का, डिजाइन करने का तजुर्बा अलग है। वो चाहता है कि जो बिल्डिंग इधर है उसको एक ही बिल्डिंग को डिमोलिश करके उधर ही नया टावर बनाने का वो नहीं सोचता। वो सोचता है 4-5 टावर साथ में रहेगा और उसको, जिसको हम बोलते हैं पूरा मैक्सिमम पोडियम देगा, बेसमेंट देगा आपको, जिसको हम बोलते हैं पोडियम पार्किंग देगा। उसका सोच अलग रहने से वो फेज वाइज रीडेवलपमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी आपका 4.5 एकड़ है, हो सकता है रोड का उस तरफ एक टाइम रीडेवलपमेंट हो सकता है, रोड का इस तरफ एक बार रीडेवलपमेंट हो सकता है। अनलेस एंटिल ये जो डीपी रोड है वो कैंसिल जब तक नहीं होगा। यदि कैंसिल होता है डीपी रोड जो ऑलरेडी आपने बीएमसी को दिया है, तो बीएमसी से टेक ओवर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी दे चुके हैं। फिर भी यदि मिल जाता है तो शायद एक ही बार रीडेवलपमेंट हो सकता है, अदरवाइज उस तरफ का एक बार रीडेवलपमेंट होगा, इस तरफ का एक बार रीडेवलपमेंट होगा। बट फेज वाइज रीडेवलपमेंट करना आज का डेवलपर वो एग्री नहीं करता। और दूसरा, यदि आप फेज वाइज रीडेवलपमेंट करने को जाते हैं
तो हमारे बिल्डिंग क्यों आप पहला पकड़ते हो, ये भी सवाल आता है, बराबर है। नहीं तो हमारा बिल्डिंग पहला क्यों नहीं ले रहे हो, वो भी आता है। तो आपस में भी वाद विवाद होता है। और तीसरा, जहां जहां फेस वाइज रीडेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि आपने केस स्टडी देने को बोला है, इसके लिए मैं आपको एक केस स्टडी दूंगा, आपका ही चंबूर का दूंगा। नवजीवन नहीं, जीवन मैत्री पार्क एक है, और एक है LIC का जीवन नगर, जानते चंबूर में दिव्यांग रहे, जहां मातृश्री इधर ही मातृश्री डेवलपर ने लिया है, मैं आपको बताता हूँ। उधर लगभग 300 या 350 मेंबर है। तो उन्होंने फेस वाइज रीडेवलपमेंट करने का सोचा, और बीच में जो ओपन जगह था उधर टावर बनाने को लिया। उन्होंने 11 माला तक तो बनाया, कुछ बाहर वाले को सेल किया, कुछ अंदर वाले को सेल किया, और बाकी का जो बिल्डिंग था, समझा, हाँ चंबूर का ही है। तो मैं डेवलपर का नाम भी बता रहा हूँ, मातृश्री डेवलपर, उन्होंने लिया था। बाकी के जो मेंबर्स हैं उसमें से आधा मेंबर को अंदर शिफ्ट किया और आधा मेंबर बाहर ही है, और उसके बाद बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो। पैसा नहीं है, कोविड आ गया, ये आ गया, वो गया, अगला 5-6 साल से, और मेंबर लोग अपना अपना घर में है। कुछ लोग इधर आए, नया मेंबर जिससे पैसा लिया था, कुछ लोग इधर है, कुछ लोग नहीं है, कोर्ट कचहरी में मैटर चालू है। अभी मुझे लगता है वो बिल्डिंग में बहुत तकलीफ है। जिनका बिल्डिंग लोग अंदर आए उनका भी बिल्डिंग तोड़ने को नहीं दिया, क्योंकि कुछ कोर्ट कचहरी का मैटर चालू है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आज के तारीख में कोई भी बिल्डर फेस वाइज रीडेवलपमेंट करने को तैयार नहीं है। और दूसरा, ये भी महत्वपूर्ण है समझने का, क्योंकि जब रीडेवलपमेंट होता है तो आपका FSI प्लस एडिशनल FSI दोनों मिलकर बांधकाम होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि आपका जो सिर्फ नया FSI लेके आप बांधकाम करो, हमारा FSI उधर ही उधर रहने दो, मतलब उस बिल्डर को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है। आज बिल्डर रीडेवलपमेंट करते हुए इसके लिए आगे आते हैं क्योंकि उनको ज्यादा पैसा नहीं डालना, वो जो भी है TDR वगैरह FSI को जो इनकम है वो बाद में डाल सकते हैं। इसके लिए फेस वाइज रीडेवलपमेंट भले हम चाहते हैं तो होना मुश्किल है। तो आपके इधर फेस वाइज रीडेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एज पर द न्यू डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन, क्योंकि बिल्डिंग जो बनता है उसके लिए डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन होता है। और हमारा इधर डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन मिनिमम आपको आज के तारीख में आपका बिल्डिंग में 1 FSI यूज हुआ, कितना हुआ? 1 FSI हुआ। आपको अभी जो गवर्नमेंट देने वाला मिनिमम आपको एक एडिशनल FSI मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम FSI एंड TDR, और एक FSI मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ FSI एंड TDR, मतलब अभी 2 हो गया, उसको पूरा पेड है। जो एडिशनल आप लेने वाले हो बांधकाम के लिए प्रीमियम FSI एंड TDR, 50% प्रीमियम FSI है, 50% TDR, 50% 0.5 प्रीमियम FSI, मतलब रेडी रेट का जो कीमत है इधर का, उस कीमत का 50% प्रीमियम गवर्नमेंट को देना पड़ता। कितना? मान लो इधर रेडी रेट का कीमत 15,000 रुपए पर स्क्वायर फुट है, तो उसका 50% प्रीमियम BMC को देना पड़ता, दैट इज प्रीमियम FSI 0.5 TDR है। TDR भी मार्केट से लेना पड़ता है, लगभग वही कीमत है, 6,000 7,000, जैसा मार्केट का सिचुएशन उस हिसाब से जो रेडी रेटर का वैल्यू है उसका 50% वैल्यू TDR का भी है। तो अपने को पूरा का पूरा खरीदना पड़ेगा। उसके बाद हाँ बताओ, बाद में आएगा लास्ट में। दूसरा जो है एक FSI आपका है, आधा प्रीमियम FSI है, 50% रेडी रेटर का कीमत, 50% जो है आपको TDR वो भी मार्केट से लेना है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको 35% फंजिबल FSI मिलता है। फंजिबल FSI मतलब जिसको हम बोलते हैं कि आपका बालकनी है,
फ्लावर बेड एरिया है, ये जो अभी फ्लैट के अंदर ले सकते हो, वो 35% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लो आपका आज के 500 है, उसमें 35% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसका कोई प्रीमियम भरना नहीं। तो इसका मतलब 35% आपको एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा, जिसके ऊपर कोई प्रीमियम नहीं देना है। अब 35% जो एक एफएसए हम ले रहे हैं मार्केट से, प्रीमियम एफएसए और टीडीआर, उसके ऊपर भी 35% एडिशनल फंजिबल एफएसए मिलेगा, जो आपको प्रीमियम भरना है, वो भी रेडी लेकर का 50%। इसका मतलब आपको टोटल एफएसए 2.7 मिलता है। आज 1 स्क्वायर फुट का आपका बांधकाम हुआ है, 1.7 एडिशनल बांधकाम हो सकता है। एडिशनल 1.7 बांधकाम होता है, उसमें से 1.35 का प्रीमियम भरना है, 50% रेडी रखने का कीमत के हिसाब से, और जो 35% है उसको प्रीमियम नहीं भरना। तो लगभग यदि आपने सवाल किया तो लगभग हमारे जैसे बिल्डिंग को नॉर्मली कितना एरिया बिल्डर देता है? नॉर्मली 30 to 35% एक्स्ट्रा एरिया, क्योंकि जो प्रीमियम फंजिबल एफएसए है वही आपको देता है। और गणित ऐसा है कि जो भी टोटल बांधकाम होगा उसका 50% सोसाइटी को मिलेगा, 50% बिल्डर बेचेगा। तो अपना 2.7 है, उसका 50% मतलब 1.3, क्योंकि 1.35 और 50% रेडी रेकमेंट का कीमत बढ़ेगा। उसके बाद आपको भी कंस्ट्रक्शन करके देगा, आपको भी भाड़ा देगा, फिर आपको कॉर्पस भी देगा। इसके लिए जो एडिशनल ये जो 50% बेचता है, उसमें से जो मिलेगा उस हिसाब से ये सब वो गणित वर्किंग होता है, जिसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं। उसको आपका सोसाइटी का फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम एडिशनल बना सकेंगे, वो लेटर ऑन करेंगे। लेकिन आज के तारीख में हम यही समझेंगे कि आपका बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। एडवांटेजेस रीडेवलपमेंट का बहुत महत्वपूर्ण फायदा क्या है? पहला फायदा है आपका बिल्डिंग जो ओल्ड है, डिलापिडेटेड है, वो नया बन जाएगा। और दे नीड टू जो रिपेयरिंग के लिए खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, आपको नया इन्वेस्टमेंट मिलेगा। रीडेवलपमेंट का वायबल सॉल्यूशन, आप एडिशनल एफएसए लोड करके नया रूम कर सकते हो और आपको एडिशनल रूम मिल सकता है। दैट इज वन एडवांटेज। 35% एक्स्ट्रा मतलब आपका एक रूम तो कम से कम बढ़ेगा। एंजॉय मॉडर्न एमिनिटीज, क्योंकि आपका जो बिल्डिंग है उस टाइम में बनाया वो अर्थक्वेक रेसिडेंस नहीं था, अभी नया टावर बनता है तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस है। बेटर प्लानिंग एंड डिजाइन है, आपको कंसील्ड प्लम्बिंग मिलेगा, इलेक्ट्रिक कंसील्ड मिलेगा, प्रॉपर डेकोरेटिव एंट्रेंस लॉबी, गार्डन, ये वो सब अच्छे तरह से नया तरीका से होगा। बिल्डर को भी एडवांटेज है, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा कम से कम पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा रीडेवलपमेंट करने के लिए इन द फैमिलियर सिचुएशन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन अ गुड कंडीशन, क्योंकि गुड टाइटल रहता है, कॉमर्शियल आप ऑलरेडी लोग इधर रहते हैं, बसते हैं, सेल अच्छा हो जाता है। परचेज वैल्यू उसको कम देना पड़ेगा। गवर्नमेंट से इंस्टेंट एफएसए मिलता है, जैसे कि मैंने बताया आपको मिनिमम 2.7 तो ही है। एडिशनल सेलेबल एरिया करके वो पैसे कमा सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। लगभग जितने भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसका 25 से 30% प्रॉफिट बिल्डर लेके जाता है। आज का आपका प्रोजेक्ट समझो 1000 करोड़ का है, 100% 300 करोड़ रुपया वो प्रॉफिट लेके जाएगा ही। और यदि उसको उतना प्रॉफिट नहीं आता है तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि 30% प्रॉफिट इसके लिए चाहिए कम से कम साल में। मान लो ये प्रोजेक्ट 3 साल का है, कोई भी रीडेवलपमेंट 3 साल का प्रोजेक्ट है, हर साल में जो इन्वेस्ट करता है उसका 10% तो उसको रिटर्न चाहिए, 10% 1 साल का, 3 साल का 30% रिटर्न चाहिए। जितने भी टोटल प्रोजेक्ट होता है उसका 30% वो लेके जाता है। अभी आपका डिसएडवांटेज क्या है? फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम मेंबर्स विल हैव टू स्टे आउट, ये बहुत बड़ा रिस्क है और डिसएडवांटेज भी है। आपको आपका घर छोड़ के बाहर रहना है, और हम बता रहे थे रिस्क यही है, यदि बिल्डर जिसको हम देते हैं वो कामकाज नहीं करेगा, हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाए। तो यदि मुश्किल होता है तो हमको क्या करना है? ये मुश्किल टालने के लिए हमें ऐसा डेवलपर ढूंढना है जो रेप्यूटेड हो, अच्छा हो, थोड़ा सा रिटर्न कम देगा, लेकिन ऐसे डेवलपर को आपको ढूंढना था। अभी आपके जैसा एरिया में जो 4.5 एकड़ है, 16,000 स्क्वायर मीटर है, मैं तो यही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये भी आपको ही सोचना है। आपको ऐसे डेवलपर को देना है जो लिस्टेड कंपनी हो, जैसे कि गिव सम एग्जांपल, मान लो आप टाटा का सोच सकते हो यदि आता है तो,
शाहपुर जी पालन जी है, या आपका गोदरेज है, महिंद्रा लाइफस्पेस है, L&T है, रुस्तम जी भी अच्छा है, ओबेरा है, कल्पतरु, ऐसे जो डेवलपर जो लिस्टेड है और उनका रेपुटेशन अच्छा है, ऐसे ही डेवलपर को चुन के उसी को बुलाना चाहिए और उनसे आपको करके लेना। और यदि उनको देते तो फेस वाइज डेवलपमेंट में नहीं आते। ये ऐसे जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिनका टर्नओवर उनको चाहिए मिनिमम 2000-5000 करोड़ का टर्नओवर, ऐसे लोग आपको फेज वाइज करने को भी बोलेंगे नहीं, वो एक ही बार करेंगे। और ऐसे ही डेवलपर को आपको चुनना। मान लो वो आपको मार्केट में एक अपकमिंग डेवलपर आपको 30% देता है, 35% देता है, वो 20% या 22% देंगे, बट उनका जो वैल्यू ऑफ द फ्लैट है वो ज्यादा ही है। मान लो एक आम डेवलपर करता है, आपका वैल्यू ऑफ द फ्लैट 2 करोड़ हो जाता है, उन लोग करते भले एरिया कम दिया है, वो 2.5 करोड़ हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका एमिनिटीज बढ़ जाएगा, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा, और उनका जो फैसिलिटी है वो तो यूनिक। तो आपको वो सोचना है किस तरह का डेवलपर को आपको लाना है। बट ये एक डिसएडवांटेज है, आपको घर से बेघर किया जाएगा और जब घर आएगा तब हो, तो ये एक बड़ा रिस्क है। और दूसरा, रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स नॉर्मली मिक्स विद द कमर्शियल, कई बार इधर कमर्शियल आ सकते हैं, लेकिन आपकी इधर कमर्शियल तो नहीं आएगा, ये इतना अंदर है और अच्छा सेक्लूडेड है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डेवलपर इधर कमर्शियल करेगा। जो भी है, यदि कमर्शियल होता है तो आपको देना है नहीं देना वो आपके पर्सनल मामला है। बट नॉर्मली जो रोड टच है, जो मेन रोड है, एसवी रोड टच है, उधर सब क्या करते हैं बिल्डर, बोलते नहीं हम कमर्शियली करेंगे, और कमर्शियल करने से आपको एडिशनल एरिया मिल जाएगा, वापस एक्स्ट्रा देंगे, तो कई बार कमर्शियल कर न्यू मेंबर शुड टेक ए लॉन्गर टाइम टू एडजस्ट टू मेंबर। ये एक है आपका सवाल है। ओरिजिनल मेंबर और नया मेंबर, उनके लिए अलग सोसाइटी बनाना चाहिए कि सेम सोसाइटी करना चाहिए। देखिए, यदि वापस में बोलता हूँ, आपका सवाल है शुड बी फॉर न्यू मेंबर्स शुड बी मेक ए न्यू सोसाइटी और ओल्ड मेंबर के ओल्ड सोसाइटी होगा, ये गलती कभी भी मत करें। क्योंकि यदि आप जिस टाइम बोलेंगे कि हमारा सोसाइटी अलग रहेगा, हमारा बिल्डिंग अलग रहेगा, वो बिल्डर आपके लिए टैलेंटेड जो स्लम का जैसा या जिसको हम बोलते हैं ना रेंटल वाले जो घर है अलग टावर बना के देते हैं, तो हमारा क्वालिटी डिटोरिएटेड करके हमारा टावर अलग करेगा, हमारा सोसाइटी अलग करेगा, लेकिन सेल का टावर अलग होगा, जिसका एमिनिटीज है वो सब अलग होगा। तो ऐसा करने को नहीं देना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि नया मेंबर आने दो, वो हमारा मेंबर बनेंगे, हम उनको मेंबर करके लेंगे, क्योंकि वो तो इंसान ही है और उनके तरफ से तो हमारा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट होगा। और उनसे हमारे से वाद क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा वो यंगस्टर्स है, उनका इनकम लेवल थोड़ा ज़्यादा है, उनका वो मेंटेनेंस वगैरह दे पाएंगे, हम मेंटेनेंस उतना नहीं दे पाएंगे, बट हम मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम अलग टावर बनाने को बोलेंगे, हमारा अलग रहेगा, उनका अलग रहेगा, उनका अलग रहना चाहिए तो उनका अलग टावर होगा, अपना टावर अलग होगा। सेम प्रीमाइसेस, एक मिनट, सेम प्रीमाइसेस, देखिए आपका जो है, मान लो जहाँ जहाँ बिल्डिंग है बराबर ना, एक ही टावर बनता है या 2 टावर बनता है, 3 टावर बनता है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको पोडियम के बाद कवर होगा, उसके ऊपर जो है मान लो 5 माला तक 6 माला तक आपका एग्जिस्टिंग मेंबर को कवर हो गया, उसके बाद जो है सेलेबल रहेगा, तो उससे क्या होगा, उसी एग्जिस्टिंग फ्लैट टावर में बेनिफिट्स एमिनिटीज सब कुछ सेम होगा। नहीं है तो क्या होगा, सेल का विंग अलग होगा और रीएफ का विंग अलग होगा, तो रीएफ विंग जो है हमारा, जो रीएफ विंग है उसका क्वालिटी वो डिटोरेट करेंगे, उसका एमिनिटीज उतना नहीं देंगे, कितना भी अच्छा डेवलपर हो, इवन आप कल्पतरु को भी बुलाएंगे ना, वो भी उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं देगा। इसके लिए हमें मिक्स ही करना पड़ेगा, ये मेरा सुझाव है। सोसाइटी बाद में होगा, इनका सवाल ये है, देखिए सवाल आया है, आप लेट आए, इसके लिए आपके पास सवाल नहीं है, मेरे पास पूरा सवाल लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है। तो अभी सवाल मैं जैसे जैसे प्रेजेंटेशन करता हूँ वैसा सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, आपका नया मेंबर आने वाला है, अभी नया मेंबर आता है तो उनका नया सोसाइटी होगा या जुड़ा सोसाइटी से कंफर्म करना है। मेरा ये बोलना है कि आपका एग्जिस्टिंग सोसाइटी में जब बिल्डिंग बनेगा वो उसी आएगा, तब उनको आपका सोसाइटी का मेंबर बना के ले लो। हमारा आपके लिए क्या करना है, हाउ न्यू पीपल विल कम एंड गेट कन्विंस, दे विल नॉट गेट ए न्यू बिल्डिंग न्यू कन्विंस, तो उनको आपका मेंबर बनाना है। बट एक गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला है जहां एग्जिस्टिंग मेंबर है और डीएफ के लिए
अलग बिल्डिंग है और सेल वाले के लिए नया बिल्डिंग बना है, तो नया बिल्डिंग वाला अपना नया सोसाइटी बना सकते हैं, फिर कन्वेंस को डिवाइड होगा, कन्वेंस डिवाइड होगा। ये नया जीआर है, बट मेरा कहने का ये है आपका टर्म्स एंड कंडीशन में ये बोलना चाहिए नया मेंबर को नया सोसाइटी बनाने को नहीं देंगे, वो हमारे साथ ही मेंबर बनना चाहिए। दैट इज द, इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये सवाल आया था, मेंटेनेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेंटेनेंस बिल्कुल बढ़ेगा। अभी मेंटेनेंस बढ़ता है तो इसको कैसे हम लोग टेक केयर कर पाएंगे? यदि मेंटेनेंस बढ़ता है तो बिल्डर हमें कॉर्पस देगा। अभी कॉर्पस कई जगह में 2 करोड़ देगा, 2 लाख देगा, 3 लाख देगा, 5 लाख देगा। अभी उसमें से थोड़ा सा मेंटेनेंस आपका सब्सिडी हो जाएगा। आज मेंटेनेंस आपका 2000 रुपये है तो रीडेवलपमेंट में मिनिमम 10,000 जाएगा। आप इतना समझ लो, डबल नहीं है। रीडेवलपमेंट में मेंटेनेंस जो है कम से कम आज के तारीख में 5 गुना होगा। अभी आप पूछेंगे ये क्यों होगा? क्योंकि पहला प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आपका जो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड वैल्यूएशन है, उससे डबल करके रखा है हमने। डबल के ऊपर जो हर साल हार्डली 5 साल में एक बार 5% 10% बढ़ता है, बहुत कम है। और आपका मेंटेनेंस जो है बिल्डिंग का, रिपेयरिंग छोटे, बाकी का मेंटेनेंस बहुत कम है। लेकिन जैसे ही नया बिल्डिंग आएगा, फायर फाइटिंग सिस्टम आएगा, लिफ्ट मेंटेनेंस आएगा, हमको सुविधा तो चाहिए, सुविधा के अंदर खर्चा भी उतना ही आएगा। ये आप समझ लेना, हर एक एएमसी आएगा, बड़ा बड़ा एएमसी आएगा, फैसिलिटी मैनेजमेंट आएगा, तो हर जगह में खर्चा बढ़ेगा, तो मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगा। कई बार तो अच्छे लोग जो मेंबर रीडेवलपमेंट का देख रहे हैं, वो रीडेवलपमेंट के टाइम पर वो भाग जाते हैं, वो आपको काम करने को नहीं मिलते। देयर इज ऑलवेज ए फियर ऑफ स्टॉल प्रोजेक्ट, ये भी एक है रिस्क, प्रोजेक्ट कभी भी रुक सकता है। बहुत सारा प्रोजेक्ट रुका है। मुंबई हाउसिंग फैब्रिक, मतलब बहुत सारा बिल्डिंग्स है जो ओल्ड हो चुका है, इसके लिए रीडेवलपमेंट करना जरूरी है। अभी हम आते हैं, दूसरा सवाल है आपका, पहला था वेदर वी नीड रीडेवलपमेंट और नॉट, रीडेवलपमेंट का निर्णय कब ले सकते हैं, वो मैंने आंसर दिया। दूसरा बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स भी मैं बताया आपको, अच्छा नया बिल्डिंग बन सकता है, एडिशनल एरिया मिल सकता है, कॉर्पस मिलेगा, मेंटेनेंस को थोड़ा सुविधा मिलेगा, बट डिसएडवांटेज भी है, यदि बिल्डर गलत चुना तो बिल्डिंग आपका रुक सकता है। और तीसरा सवाल है आपका प्रोसेस, रीडेवलपमेंट करना है तो क्या प्रोसीजर करना है। प्रोसीजर सेक्शन 79A गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन निकाला है, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 79A, महाराष्ट्र कोर्ट सोसाइटी का एक सेक्शन है, सेक्शन 79A। रीडेवलपमेंट जब 2000 से चालू हुआ तो गवर्नमेंट को लगा 2000 से 2009 तक बहुत सारा रीडेवलपमेंट रुक रहा था, तो 2009 को उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, दैट इज 3 जनवरी 2009, रीडेवलपमेंट का कैसे करना चाहिए। उसके बाद 10 साल के बाद दैट इज 4 जुलाई 2019 और एक नया जीआर निकाला, उसमें प्रोसीजर बताया। एक तो रीडेवलपमेंट के लिए 20% आप मेंबर ने सिग्नेचर करके एक एप्लीकेशन देना चाहिए। कमिटी खुद रीडेवलपमेंट नहीं सोच सकती, लोगों ने लिख के देना चाहिए हमारा बिल्डिंग अभी रीडेवलपमेंट का लायक है, हमें एडिशनल एरिया मिल सकता है, आप रीडेवलपमेंट का बनाए एक जनरल बॉडी ले लो, 20% लोगों ने लिख के देना चाहिए। उसके बाद जो सोसाइटी है, एक बार ऐसा एप्लीकेशन आया, उसके बाद आप एक आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो प्रोफेशनल है उनको अपॉइंट करने के लिए उनका कोटेशन लेना चाहिए, कम से कम 2 या 3 5 कोटेशन तो आपको लेना है। तो ये कोटेशन आने के बाद आपको जो है ये आर्किटेक्ट कोटेशन लेने के बाद एक जनरल बॉडी होगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट और आपका प्रोजेक्ट के लिए गाइडेंस करने के लिए आज से लेके रीडेवलपमेंट होके आपका ओसी मिलने तक, नया बिल्डिंग बनने तक, वो प्रोसीजर आप अलग अलग कोटेशन ले सकते हो। फिजिबिलिटी के लिए कोटेशन ले लो, फिर टेंडरिंग के लिए अलग कोटेशन ले लो। इस तरह से अपॉइंटमेंट ऑफ दी आपका जो ये होगा आर्किटेक्ट का, आर्किटेक्ट अपॉइंटमेंट कब होगा, आपको एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग लेना होगा, जिसका 14 दिन का नोटिस देना। कितना? 14 दिन। स्पेशल जनरल बॉडी नॉर्मली कितना 7 दिन का है, इधर आपको 14 दिन का नोटिस देना है। उस जनरल बॉडी में मोर देन 67%, 2/3 मेंबर शुड बी प्रेजेंट और उस मेंबर में मोर देन 51% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के पूरे मेंबर का 51% ऊपर तैयार होना चाहिए कि रीडेवलपमेंट करो। और उसके बाद आप पीएमसी को अपॉइंट करो, पीएमसी अपॉइंट करने के बाद उसका अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, वो आपको फी स्ट्रक्चर देंगे, उसमें मेन उनका काम है फिजिबिलिटी रिपोर्ट करना, टेंडर बनाना,
तो टेंडर को सॉर्ट आउट करना, प्री बिड मीटिंग लेना, पोस्ट बिड मीटिंग लेना, आपको गाइड करना, एग्रीमेंट करना, ये सब काम टीएमसी का है। फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम पर सुपरविजन करना, फिर वो डॉक्यूमेंट लेगा, सर्वे करेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट करेगा। ये इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, नहीं तो टेंडरिंग या इसको हम विजिट रिपोर्ट भी बोलते हैं। विजिट रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस होगा, टेंडर बनेगा, टेंडर में अलग अलग प्रोसीजर होता है। उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा, टेंडर बनाने के बाद बिल्डर को बुलाएगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होगा। टेंडर आने के बाद वो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द डेवलपर होगा, डेवलपर का शॉर्ट लिस्ट होगा। उसके बाद डेवलपर का शॉर्ट लिस्ट होने के बाद उनके प्रोजेक्ट विजिट करना, वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है उनका समझना। उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ द डेवलपर, बिल्डर को फाइनलाइज किया जाएगा। फिर डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा, पावर ऑफ अटर्नी दिया जाएगा डेवलपर को। उसके बाद वो अपना फाइनलाइजिंग का बिल्डिंग प्लान अप्रूव होगा, शिफ्टिंग ऑफ सोसाइटी मेंबर को शिफ्टिंग किया जाएगा। ये जो शॉर्टलिस्टिंग डेवलपर है, मान लो अपने पास 25 कोटेशन है एक उदाहरण से, उसमें से 15-20 ऐसे निकल जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। 5 बचाने के बाद आपका कंपैरेटिव चार्ट होगा, बराबर ना? कंपैरेटिव चार्ट करके आपका मेंबर को दिया जाएगा। फिर मेंबर जनरल बॉडी में निर्णय लेगा बाय वोटिंग। वो नहीं, वो क्राइटेरिया नहीं है इधर। L1 नहीं है, मैक्सिमम हाई वन H1, क्योंकि जो ज्यादा कॉर्पर देगा, ज्यादा भाड़ा देगा, बराबर ना? ज्यादा एरिया देगा, तो L1 मतलब लोवेस्ट है ना? नहीं, ठीक है। नहीं, फिर भी आपका सवाल बहुत अच्छा है। इनका सवाल ये है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन बिल्डर अच्छा है गलत है, और उसका ऑफर अच्छा है गलत है? कई गलत बिल्डर हमें ऑफर ज्यादा दे सकते हैं और H1 दे के फिर हमें बेवकूफ बना सकते हैं। और इसके लिए मैक्सिमम 50% डेवलपमेंट जो रुक रहा है या स्टॉल हो रहा है वही कारण है। अभी इधर प्रोसेस में थोड़ा सा गलती करेंगे ना तो गलत हो जाएगा। कई लोग मुझे पूछते हैं, सर ये प्रोसेस करना क्या कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है? तो हाईकोर्ट बोलते हैं कि मैंडेटरी नहीं है, मगर यदि आपको अच्छा रीडेवलपमेंट करना है ये प्रोसेस करना चाहिए। अब एक प्रोसेस कैसा होता है जरा समझिए। हम जब टेंडर बनाते हैं तो 3 एनवलप लेते हैं। कितना एनवलप लेते हैं? 3 एनवलप। पहला एनवलप में हम बोलते हैं कि कम से कम इतना अर्नेस्ट मनी देना चाहिए। हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, हम बोलेंगे कम से कम 10 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। जो आदमी डिमांड ड्राफ्ट देगा उसका सेकंड एनवलप खुलेगा। मान लो जिस आदमी ने डिमांड ड्राफ्ट ही 10 लाख का नहीं दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेना है, बैंक की बात है। पहला जो है 10 लाख रुपया मिनिमम टेंडर भरते टाइम उसका सीरियसनेस दिखाने के लिए मिनिमम 10 लाख का देना चाहिए। जो आदमी चेक देता है उसका भी देखना नहीं, मतलब उससे क्या होगा, 25 मान लो आता है टेंडर में, तो उसमें से पहला एनवलप अर्नेस्ट मनी का रहेगा। जो आदमी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट में नहीं देता है उसका आगे देखना ही नहीं, बैंक गारंटी बाद में आएगा, ठीक है। दूसरा एनवलप रहेगा बिल्डर का एनवलप, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल डिटेल। बिल्डर ने कितना प्रोजेक्ट किया, उसका प्रोफाइल क्या है, उसका कैपिटल क्या है, उसका गुडविल क्या है, अभी तक कितना बिल्डिंग पे उसने ओसी लाया नहीं लाया, वो पूरा डिटेल रहेगा। और तीसरा जो एनवलप है वो है ऑफर्स, फाइनेंशियल ऑफर, कितना कॉर्पर देगा, रेंट देगा। तीसरा एनवलप खोलने का ही नहीं, कब खोलने का? जब हम बिल्डर को शॉर्टलिस्ट करने के बाद। मान लो मेरे पास 25 टेंडर आया, उसमें जब 5 टेंडर वाला ने अर्नेस्ट मनी नहीं दिया, उसका सेकंड एनवलप थर्ड एनवलप बाद में डाल देने का, देखने का ही नहीं। अभी दूसरा 20 एनवलप आ गया हमारे पास, जो एनवलप नंबर 2, उस एनवलप में बिल्डर का नाम, उसका डायरेक्टर, उसका तजुर्बा, उसका पूरा टेक्निकलिटीज, और उसको थर्ड एनवलप जो है, जो ऑफर्स है, वो खोलने का ही नहीं, वो चेयरमैन के घर में या सेक्रेटरी घर में लॉक में रख देने। अभी सेकंड एनवलप खोलने के बाद 20 डेवलपर में से 15 डेवलपर को अपने को हटाना ही। अभी जो 5 डेवलपर है जो रहेगा, मान लो कल्पतरु है, ओबेरॉय है, रुस्तम की है, शाहपुर जी है, एल की है, XYZ है, जो बिल्डर हमें पसंद है, तो वो तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता। मान लो जो 15 फ्रॉड बिल्डर्स है जो ज्यादा ऑफर देके हमारा बिल्डिंग में घुसना चाहता है, उसका जिसको हम करना नहीं चाहते, उनका थर्ड एनवलप भी डिस्कार्ड करने का। अभी समझ में आ गया? तो जस्ट टेक इट आउट,
क्योंकि जिस रास्ते में जाना नहीं है, रास्ता पूछो ही मत, उसके बारे में सोचो ही मत। तो देन यू हैव ओनली 5 डेवलपर्स एनुअल, फिर उसी को बोलो, उसको ही बुलाओ, उसको नेगोशिएट करो, फिर यू गो अहेड। यस, आपने पीएमसी का नाम लिया था और सेकंड नाम लिया था जो प्लान डेवलपर बना है, तो उसमें प्रोजेक्ट प्लान कौन बना के देगा? ओके, इनका जो सवाल है प्रोजेक्ट प्लान कौन बनाएगा? नॉर्मली प्रोजेक्ट प्लान बिल्डर ही बनाए। यदि हमें लगता है हमारा जो आर्किटेक्ट हम अपॉइंट कर रहे हैं शुरुआत में, जो टेंडर बनाता है या जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है, उससे भी टेंटेटिव प्लान बना के लेना है तो हम टेंटेटिव प्लान बना के ले सकते हैं। बट अल्टीमेटली वो टेंटेटिव प्लान वो बिल्डर लोग एक्सेप्ट करेंगे जरूरी नहीं, क्योंकि बिल्डर जो आता है ना उसका सोच अलग ही रहता है। मान लो एक कल्पतरु बिल्डर है और एक गोदरेज बिल्डर है, एक एल&टी का प्लानिंग का स्टाइल, ये इंटरनेशनल आर्किटेक्ट को बुला के उसका प्लानिंग स्टाइल अलग रहता है। भले बिल्डिंग सेम रहता है, एरिया सेम रहता है, एरिया एवरीथिंग इज सेम, बट सोच अलग रहता है। तो इसके लिए आप चाहते हैं यू कैन ऑलवेज मेक ए टेंटेटिव प्लान जस्ट टू अंडरस्टैंड। हम अपना डेवलपर आर्किटेक्ट से करा के ले सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली कोई भी सोसाइटी अपना आर्किटेक्ट से टेंटेटिव प्लान बना के नहीं ले। लेकिन एक हमारा सोसाइटी में हुआ है अभी मीरा रोड में, ऐसे ही कुछ 10 एकड़ का लगभग लैंड है। तो सोसाइटी वाले बोले कि प्रभु साहब हमें आप पहला ही आप पीएमसी हो, लेकिन हमको पहला टेंटेटिव प्लान चाहिए, क्योंकि उधर बहुत सारा इश्यूज है, जैसे कि स्कूल है, मंदिर है, प्लेग्राउंड है और होटल है। उनको देखने के लिए उन्होंने बोला पहला टेंटेटिव प्लान बनाओ ताकि हमें समझ में आएगा। तो हमने टेंटेटिव प्लान उधर बनाया, उनके 3 लाख 3.5 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा है। तो ये खर्चा आप करने को तैयार है, एडिशनल पैसा, और पीएमसी को आप देने को तैयार हो तो प्लान बना के दे सकता है, बट दोज आर टेंटेटिव प्लान। तो शिफ्टिंग एक बार आपने बिल्डर को अपॉइंट किया, उसका डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, फिर वो प्लान बनाता है। डेवलपर अपने हिसाब से प्लान तैयार करता है, उसके बाद बिल्डिंग प्लान मेंबर को जनरल बॉडी में अप्रूव करना पड़ता है। आपने जनरल बॉडी में अप्रूव करने के बाद वो बिल्डिंग प्लान में अप्रूव होगा, उसके बाद आईओडी आएगा। आईओडी आने के बाद फिर आपका एग्रीमेंट बनेगा। सवाल किया था मुझे, ये इम्पोर्टेंट सवाल था, अभी लास्ट वीक में हाईकोर्ट ने निर्णय भी दिया है कि आपका सवाल था न्यू फ्लैट का एग्रीमेंट रजिस्टर करना जरूरी है कि नहीं। न्यू फ्लैट का एग्रीमेंट रजिस्टर करना जरूरी है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आएगा क्या? अभी तक स्टैम्प ड्यूटी बहुत आता था, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी निर्णय दिया लास्ट 15 दिन पहले कि उसका ऊपर स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ 100 रुपये आएगा, और सिर्फ 100 रुपये। ओल्ड मेंबर को आप मान लो आपका ओल्ड एरिया 500 स्क्वायर फुट है, नया आपको 600 फुट मिल रहा है, 600 फुट का नया एग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि आपको ओल्ड फ्लैट नंबर अलग है, बिल्डिंग नंबर अलग है, अभी नया बिल्डिंग का नाम अलग है या फ्लैट नंबर अलग है, एरिया अलग है। इसके लिए ओल्ड फ्लैट के सामने नया फ्लैट मिलेगा, वो नया फ्लैट का एग्रीमेंट बनेगा, वो रजिस्टर्ड होगा, और उसके ऊपर सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी 100 रुपये आएगा। और वो एग्रीमेंट रजिस्टर होने के बाद ही आपको घर खाली करना है। घर तब तक खाली नहीं करना है जब तक आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता है। एग्रीमेंट रजिस्टर होता है सब रजिस्ट्रार का ऑफिस में, जहां हमारा नॉर्मली बाइंग एंड सेलिंग होता है, उसमें सिग्नेचर होगा, बिल्डर साइन करेगा, सोसाइटी साइन करेगी और मेंबर साइन करेगा। वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है जिसमें सोसाइटी साइन करेगी, बिल्डर साइन करेगा और मेंबर साइन करेगा। अभी दूसरा सवाल मेरे पास था, वो है नया फ्लैट अलोकेशन कैसा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया फ्लैट का अलोकेशन कैसा होगा। नेचुरली नया फ्लैट जब अलोकेशन होगा उसमें 2-3 तरीका अपना जाता है। एक तो लॉटरी सिस्टम बोल सकते हैं, बट मेंबर्स आर नॉट कंफर्टेबल विद द लॉटरी सिस्टम। तो क्या किया जाता है, जितने भी ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है मान लो, उनको लोवेस्ट फ्लोर दिया जाएगा। मान लो जब बिल्डिंग बनेगा उधर स्ट्रीट होगा, पहला पोडियम होगा, दूसरा पोडियम होगा, तीसरा पोडियम होगा, शायद चौथा वाले के बाद पहला फ्लोर चालू है जो हैबिटेबल। उधर जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं उनका सबका जो सीरियल नंबर, जो भी सीरियल नंबर सोसाइटी तय करेगी, उस सीरियल नंबर से नया फ्लैट का सीरियल नंबर के हिसाब से अलॉटमेंट होगा। मान लो ग्राउंड फ्लोर में आपका 20 फ्लैट है, एक उदाहरण के लिए, और फोर्थ फ्लोर 3 पोडियम होने के बाद फोर्थ फ्लोर में जो फ्लैट आएगा उधर 10 ही फ्लैट है। नेचुरली 1 to 10 जो है वो फोर्थ फ्लोर में आएगा, और 11 to 20 जो है वो 5th फ्लोर में जाएगा, और उसी तरह से फिर 2nd फ्लोर वाला जाएगा। अभी उधर भी नॉर्मली लॉटरी हो सकता है,
ग्राउंड फ्लोर का लॉटरी अलग से होगा, क्योंकि उधर आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, सामने आएगा कि लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, साउथ में जाएगा। अच्छा, आपका सबका एरिया सेम है? नहीं है, एरिया नहीं है। देखो, दो तीन चीज होता है, एक एरिया सेम नहीं है। एरिया सेम नहीं है तो प्लानिंग में कैसा बैठते हैं, वो बिल्डर कैसा बिठाएगा या आर्किटेक्ट बिठाएगा, उसके ऊपर एक है। दूसरा, कई बार मुझे आप 30% एक्स्ट्रा एरिया देने वाले हो, मेरा 500 फुट था, आप मुझे अभी 650 देने वाले हो, 30% एक्स्ट्रा देने वाले हो, ठीक है। लेकिन 650 में 2 बेडरूम बन रहा है, मेरे को 3 बेड चाहिए, तो 3 बेड कब होगा? मैं और 150 स्क्वायर फुट मैं लेता हूँ, तो मेरा 900 फुट होगा, बराबर ना, या 800 होगा, उसमें 3 बेड हो सकता है, तो मैं एक्स्ट्रा एरिया लेता हूँ। तो एक्स्ट्रा एरिया लेता है तो फिर बिल्डर के साथ डिस्कस करके, सोसाइटी के साथ डिस्कस करके हायर फ्लोर भी जा सकते हैं। तो इस तरह का जो रीएलोकेशन है, वो जब बिल्डिंग प्लान बनेगा उस टाइम में होगा, और उसमें लोवेस्ट फ्लोर वाले को लोवेस्ट फ्लोर मिलेगा, उतना आप समझ लेना। जो एडिशनल एरिया वगैरह लेंगे तो शायद उसको एडिशनल एरिया का एडिशनल फ्लोर मिल सकता है। नहीं, देखिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, आप कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, फिर वो डिमांड का कोई, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने रूल बनाना पड़ेगा ना। यू विल हैव टू मेक सर्टेन, जिसको हम बोलते हैं अलोकेशन रूल। आपको अलोकेशन का नियम बनाना पड़ेगा। एक बार अलोकेशन का नियम जो है, अभी ग्राउंड फ्लोर वाले को लोवेस्ट फ्लोर ही मिलेगा ना, वो बोलेगा कि मुझे नहीं हाईएस्ट फ्लोर मिलना चाहिए। हाँ, वो एडिशनल एरिया लेता है, उसका लोवेस्ट फ्लोर में नहीं बैठता है, तो फिर वो अलग चीज है। बट नॉर्मली, और कई बार बिल्डर क्या करते हैं, मान लो किसी लोगों का 450 है, किसी लोगों का 500 स्क्वायर फुट है, फिर वो एरिया जो है ना मैच करने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए भी प्लानिंग कंसेंट के हिसाब से एडिशनल एरिया का पैसा भी देता है। कई बार वो आपको एडिशनल पैसा भी देता है। सो अलोकेशन का अलग से नियमावली आपको बनाना पड़ेगा। ओके, विल गो एट फर्दर। आपको बिल्डिंग कमेंसमेंट होगा, एक बार खाली किया, आपको अपना अपना फ्लैट का एग्रीमेंट बन गया, आप घर खाली किया, आपको रेंट मिला, कॉर्पस मिला, फिर आपका पीएमसी सुपरविजन करेगा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होगा, और उसके बाद जॉइंट इंस्पेक्शन होगा, और जॉइंट इंस्पेक्शन आपको नया फ्लैट मिलेगा, और आपको नया फ्लैट मिलने के बाद नया घर बनेगा। जो नया फ्लैट परचेज है उनको मेंबर बनाएंगे और सोसाइटी का कामकाज चालू होगा। नहीं, नॉर्मली इन लोग पोस्ट डेटेड चेक देते हैं या आरटीजीएस करते हैं। आप पहले 6 महीने का रेंट शायद ले पाएंगे, 3 महीने का रेंट ले पाएंगे, बट नॉर्मली आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर दे गिव आरटीजीएस। रेरा क्या है, जरा समझने का कोशिश करिए। इनका सवाल है, क्या रेरा कोई कंडीशन डालता है? द आंसर इज नो। जो कंडीशन डालना है एज ए लैंड ओनर सोसाइटी को डालना है, क्योंकि रीडेवलपमेंट हमारा हो रहा है, तो वट एवर कंडीशन दैट वी वांट टू पुट वी कैन पुट, बराबर। तो बाहर वाले को कंडीशन, रेरा कंडीशन कुछ डालता नहीं। रेरा क्या करता है, प्लान पास होने के बाद बेचने के पहले, पब्लिक को बेचने के पहले वो रेरा में पूरा इंफॉर्मेशन अपलोड करना होता है, रेरा का नंबर लेना होता है, ताकि कस्टमर को मालूम है कि ये बिल्डिंग अप्रूव बिल्डिंग है। पहला क्या होता था, कोई लेडीज का मतलब अच्छा हीरोइन का फोटो डालते थे, स्विमिंग पूल दिखाते थे, और ब्रोशर, बड़ा बड़ा ब्रोशर बना के बिल्डर जो है पैसा लेता था। जमीन भी नहीं है, लैंड भी नहीं, अप्रूवल भी नहीं, बराबर। ये रोकने के लिए रेरा है। रेरा क्या देखती है, रेरा देखती है कि जो परचेजर आ रहा है उसको धोखा नहीं हो, उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो। फिर भी एक केस स्टडी में बताता हूं आपको। कल्याण डोमिनियन में 65 डेवलपर्स, कितना, 65 डेवलपर ने फोर्ज डॉक्यूमेंट बनवला। टोटली फोर्ज डॉक्यूमेंट है, प्लान भी फोर्ज है, जमीन भी फोर्ज है, मत बोल सकते हैं, क्योंकि उसका टाइटल ही नहीं है। और उन्होंने रेरा में अप्रूवल भी करके लिया, रेरा में रजिस्टर भी किया, और फ्लैट भी बेचा, एग्रीमेंट रजिस्टर हो गया। उसके बाद केडीएमसी को पता चला, कल्याण डोमिनियन वाले को, हमारा नाम से फोर्ज डॉक्यूमेंट हुआ। फिर 65 डेवलपर के ऊपर एफआईआर हो गया, रेरा ने उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। कहने का तात्पर्य तभी भी फ्रॉड होता है। इसलिए अभी रेरा ने ये बताया कि हर चीज बीएमसी को जो है ना पूरा ऑनलाइन में डालना है। एरिया, सो कमिंग टू द पॉइंट, रेरा प्लस मिनिमम रोल क्या है, वो अपना डॉक्यूमेंट, अप्रूव डॉक्यूमेंट अपना वेबसाइट में डालते हैं।
नहीं, नया जब एग्रीमेंट बनेगा उसमें नया फ्लोर कौन सा है, आपका कितना एरिया है, सब लिखा जाएगा। नहीं तो इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं ना। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, आप घर खाली करने के पहले आपको ये सुनिश्चित करना है, आपको ये तय करना है मेरा घर कौन सा है, कौन सा फ्लोर में आ रहा है, उसका एरिया क्या है, सब कुछ होगा। घर खाली करने के पहले ही होगा ये जो है ना, नया फ्लैट का एग्रीमेंट बनेगा आपका घर खाली करने के पहले ही। बराबर देना ही पड़ेगा। देखिए छोटा मोटा एडजस्टमेंट बिल्डर के साथ आपको करना है, कमिटी के साथ मिलके कुछ एडिशनल एरिया आप लेंगे, कुछ एरिया कम लेंगे, और एक फ्लैट का 2 फ्लैट करके लेंगे, 2 अलग अलग फ्लैट अलग अलग जगह में उसको आपको नजदीक में लाके कंबाइन करेंगे। ये सब एडजस्टमेंट आपका होगा। या करेक्ट। ये आपको नॉर्मली बिल्डर है ना, 1 साल का जो एडवांस मेटेरियल लेता है वो नया कस्टमर से लेता है, बराबर ना, और एग्जिस्टिंग मेंबर से भी कुछ अमाउंट लेगा वो, और लेके वो 1 साल जब तक पूरा उसका इन्वेंट्री सेल नहीं होता है तब तक 1 साल के लिए उसका पूरा मेंटेनेंस वो देखता है, उसके बाद ही हैंड ओवर करता है। तो आपका मेंबर से भी वो ले सकता है, तभी आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं हमारा मेंबर जो हमारा पैसा है वो सोसाइटी को देंगे, वो हमारा डीए में जो क्लॉज होगा उस टाइम में हम डिस्कस करेंगे, बट दैट इज ऑल एडजस्टेबल। और ये भी बोल सकते हैं कि नया मेंबर का जो पैसा आएगा वो हमारा पास रखो, हमारा ही सोसाइटी मेंटेन करेगा, वो भी हो सकता है। नया प्रोजेक्ट मध्ये गव्हर्नमेंट जेव्हा पीएफसीला 5% रिझर्वेशन आहे, नाही आपल्या इथे ना, आपल्या इथे ओपन स्पेस जे आहे तुम्हाला 5% द्यावं लागतं, बरोबर, पण तुम्ही 5% दिल्यामुळे तुमचा एरिया कुठे कमी होत नाही, फक्त जमीन जे आहे ना ते जाणार। इथे तुमचं जे आहे ना मोठं असल्यामुळे 10,000 स्क्वेअर मीटर पेक्षा जास्त असल्यामुळे 5% गव्हर्नमेंटला बीएमसीला एम्युनिटी स्पेस द्यावं लागतं। इथे तो पोस्ट ऑफिस करू शकतात, पोलीस स्टेशन करू शकतात, किंवा मॅटर्निटी होम करू शकतात, हॉस्पिटल करू शकतात, ज्या सुविधा बीएमसी करते, पण आपल्याला जमीन द्यावं लागतं आणि त्याचे एफएसआय नुकसान होत नाही, एफएसआई नुकसान नहीं, एफएसआई तुम्हारा मिले नॉर्मली 60 डेज देते हैं, 30 डेज टू 60 डेज, क्योंकि आपको मालूम पड़ता है। देखो डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट होने के बाद आईओडी आता है, आईओडी और कमेंसमेंट आने में बराबर ना 3 महीने का टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको 2 महीना तो मिनिमम देंगे। हमको सोचना चाहिए और बताना चाहिए बिल्डर को हमें 1 महीना एडिशनल चाहिए, 2 महीना चाहिए, आप जितना महीना मांगेंगे वो मिल जाएगा। देखो आपका जो है ना एक क्लस्टर डेवलपमेंट ही, अभी क्लस्टर डेवलपमेंट मतलब जहाँ 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है एरिया, कौन सा 6000 के ऊपर है उसको क्लस्टर डेवलपमेंट ही बोलते हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट में एडिशनल एफएसआई मिलता है, लेकिन आपका इधर है ना थोड़ा प्रॉब्लम है, वो अभी आज मैं एफएसआई टीडीआर कितना बांधकाम होगा उसके लिए नहीं आया हूँ, तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना होगा। हमारा रोड विड्थ के ऊपर है, हमारा जो अंडर द रोड है बाहर 60 फीट है, लेकिन बाहर से अंदर आने का बीच में जो रोड है वो तो 9 मीटर का ही है ना। फिर वो जो एरिया है वो अपना एरिया नहीं है, वो किसका है, आरसीएफ का है, नहीं आरसीएफ का रोड पकड़ा जाएगा, आरसीएफ रोड पकड़ा जाएगा। यदि वो आरसीएफ का रोड अपना खुद का रोड होता तो फिर मैं आपको बोलता था 3 एफएसआई 3.5 एफएसआई आपको मिलता है। देखो हमारा रोड मिलता है ना 9 मीटर है, जरा समझने का कोशिश करिए। इसके लिए मैं बोला कि बाद में फिजिबिलिटी रिपोर्ट वर्किंग बाद में करेंगे, आज उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आज आपका सवाल के ऊपर ध्यान देंगे। करेक्ट। इनिशियल एक्सपेंसेस पीएमसी का जो नॉर्मली 5 to 10 लाख होता है वो आपको सोसाइटी को देना है, उसके बाद बिल्डर उसको रिइंबर्स करेगा। इट इज रिइंबर्सेबल एक्सपेंसेस, ऐसा नहीं कि वो आपका चला जाएगा, बिल्डर अपॉइंट होने तक जो भी खर्चा है वो सोसाइटी को करना है, ऐसा तो होगा नहीं ना। जो फिजिबिलिटी है नॉर्मली डेवलपमेंट कंट्रोल रूम से ही करेगा, नियम तो है ना, तो फेवरेबल नहीं आएगा इसका तो हो ही नहीं। और आपका तो रिडेवलपमेंट हो ही सकता है, इतना अच्छा ओपन स्पेस रहेगा, वो कोई टेंशन नहीं। हाँ आपका जैसा मैंने बताया
आपका जनरल बॉडी होगा, 14 दिन का नोटिस देंगे, जहाँ 67%, 75 नहीं है, वो पहला था कि 67% मेंबर प्रेजेंट चाहिए। और आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग द डिसीजन विल बी टेकन, रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जिसमें मोर देन 51% चाहिए। और हम लोग मैनेजिंग कमिटी विल कम विद विजिट आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट या PMC अपॉइंट करेगी, जैसा मैंने शुरुआत में बताया। फिर आर्किटेक्ट से डिस्कस होगा, स्कोप होगा, उसका अपॉइंटमेंट लेटर होगा। अपॉइंटमेंट लेटर होने के बाद अलग अलग डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, प्लॉट का डॉक्यूमेंट, DP का प्लान, बाकी का आपका OC है, पार्ट OC है। अच्छा, सवाल आया आपका पार्ट OC, बराबर ना? यदि आपका पार्ट OC है या फुल OC है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट इन द रीडेवलपमेंट। आपका रीडेवलपमेंट के OC का जरूरी नहीं, अभी जो एरिया अप्रूव्ड एरिया है वही पकड़ा जाएगा, क्योंकि OC नहीं आया लेकिन आपका प्लान तो अप्रूव्ड है ना। एग्जैक्टली, तो प्लान अप्रूव्ड है, तो इसके लिए आपको नो OC होने से या पार्ट OC होने से रीडेवलपमेंट कोई ट्रांसफर नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं। इनका सवाल है क्या बिल्डर को एडिशनल FSI मिलेगा? जो भी FSI है आपका रोड विड्थ के हिसाब से, आपका रोड विड्थ के हिसाब से है, तो रोड विड्थ के हिसाब से कम FSI मिलेगा। लेकिन अलग अलग स्कीम है, उसमें आपका आर्किटेक्ट से जब बैठेंगे डिस्कस करेंगे, वो करेंगे। वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए अलग एक मीटिंग लेंगे, वो सेकंड मीटिंग होगा, हम लोग बनाएंगे, हम ही लोग एक आर्किटेक्ट देंगे आपको, वो बाद में मैं आऊँगा। बट आज के तारीख में डॉक्यूमेंट होगा, चेकिंग होगा, आपका टाइटल होगा, वेरिफिकेशन होगा, इस हिसाब से डॉक्यूमेंट प्रोक्यूर होने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे, आपका एग्जिस्टिंग कितने फ्लैट्स है, क्या एरिया है, और इस तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, सजेशन होगा। उसके बाद टेंडर प्रोसेस होगा, जैसा मैंने बताया, बिल्डर को सिलेक्ट करना, फिर एग्रीमेंट होगा, कंपैरिजन होगा बिल्डर का, अलग अलग बिल्डर का, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ डेवलपर होगा, साइट बिल्डर का साइट विजिट होगा, और जो बिल्डर अच्छा है उसी का थर्ड ऑफर ओपन किया जाएगा। डेवलपर के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा, डेवलपमेंट एग्रीमेंट पावर ऑफ अटर्नी होगा, इस तरह का। फिर आपका BMC का अप्रूवल आएगा, BMC का अप्रूवल आने के बाद ही आपका एग्रीमेंट बनेगा। आपका एग्रीमेंट बनेगा तब आप खाली करोगे, तब आपको कॉर्पस मिला जाएगा, 6 महीने का भाड़ा या 3 महीने का भाड़ा मिलेगा, पोस्टेड चेक मिलेगा, फिर इंडिविजुअल एग्रीमेंट बनेगा, शिफ्टिंग ऑफ सोसाइटी मेंबर्स, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद सुपरविजन होगा, PMC सुपरवाइज करेंगे, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आएगा। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आने के बाद आप अपना बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर सकते हो। जॉइंट इंस्पेक्शन होगा, हैंडिंग ओवर ऑफ द न्यू फ्लैट। ओके, नहीं देखिए, अपना जो एरिया आज मोफा एरिया बोलते हैं उसको, जो इंटरनल वॉल छोड़ के जो एरिया है, आपको नया भी वैसे ही मिलेगा। वो तो जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनेगा, टेंडरिंग होगा, उसमें डिस्कशन होगा। रेंट जो है आपका लोकल रेंट जो है उसका एक 10% एक्स्ट्रा रहेगा। मान लो आज इधर लोकल रेंट 2 बेडरूम के लिए उदाहरण के लिए 30,000 है, तो वो 33,000 या 35,000 रेंट देगा। जो एग्जिस्टिंग रेंट है ना, आप अपना मार्केट में निकाल लेने का, ऐसे ही टाइप का बिल्डिंग होगा। जो नॉर्मल टावर का है तो टावर जो मिल सकता है, सी क्या है, पर स्क्वायर फुट वो रेंट देता है। आपका रेंट मान लो 2 बेडरूम का है, 2 बेड का ही आप लेंगे, हाँ 1000 फुट का ही देखेंगे। 1000 फुट का जो टावर में मिलेगा उसका जो रेंट है, नॉर्मल मार्केट रेंट के नीचे तो नहीं दे सकते हो, और दे तो आप खाली नहीं करोगे। लेट मी टेल यू, कोई भी भाड़ा में कम नहीं देगा, और देगा तो आप खाली भी नहीं करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली वी विल डू द एनालिसिस। हम भी ब्रोकर के साथ पूछेंगे, नॉर्मली 10 से 20% एक्स्ट्रा ही रहेगा। प्रोजेक्ट आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मिनिमम 5 to 7 इयर्स लग सकता है। 5 इयर्स तो मिनिमम लगेगा। आप बिल्डर आएगा बोलेगा 3 साल में करूंगा, बट ये प्रोजेक्ट है ना, मैं आपको बॉम्ब नहीं देता हूँ, बिल्डर बोलेगा 3 इयर्स या 4 इयर्स, ठीक है ना। देखिए सर, एक मिनट इधर दिया है आपको। सवाल नंबर 5 है, रीडेवलपमेंट करते टाइम यदि कुछ मेंबर को कुछ होता है तो आप नॉमिनेशन रख सकते हो, बिल बना सकते हो, और सोसाइटी को पहले लिख के दे सकते हो। यदि मुझे कुछ होता है मेरा बच्चे के नाम से या वाइफ के नाम से, आप करो, वो लिख के आप लिख सकते हो। और PAAA जो है आपका परमानेंट ऑर्डर एक्सपेक्टेशन एग्रीमेंट होता है, उसमें भी वो क्लॉज डाल सकते। नॉमिनेशन तो होता ही है, मिनिमम 5% इंक्रीमेंट तो होगा ही, हर साल रेंट इंक्रीमेंट भी होगा। और आपको जब तक OC नहीं मिलता है
आपको नया फ्लैट नहीं देता है तब तक उसको भाड़ा देना ही है। दिस आर गोइंग टू द कंडीशन। नहीं, रेंट जो है, वेट, जो रेंट है ना, रेंट टैक्सेबल नहीं है, मगर रेंट आपको 50,000 रुपए पर मंथ मिला, मान के चलो, या 40,000 रुपए पर मंथ मिला, और आप गांव जाके रहे तो फिर आपको 40 का 40,000 के ऊपर इनकम टैक्स आएगा। वही आप 40,000 का भाड़ा दिया और 30,000 भाड़े के रूम में गए, जयपुर के जगह में आप गए पनवेल में और उधर 30,000 भाड़ा दिया, या खारगर में गए तो आप 10,000 बचाए, वो 10,000 के ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना। और टैक्सेशन जो नया एरिया मिलेगा आपको, जो भी नया एरिया मिलेगा उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है, जो कॉर्पस है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है, वो सब जीएसटी आएगा। जीएसटी जो है आएगा, नया फ्लैट जो है उसके ऊपर जीएसटी आज के तारीख में है, तो इसलिए हमको बोलना पड़ेगा बिल्डर को, वो जीएसटी जो है वो आपको ही भरना है, हम देंगे नहीं। उसमें 5% जीएसटी है, वो बहुत बड़ा है जीएसटी है, 5% ऑन द करंट मार्केट वैल्यू। जो नया फ्लैट का कीमत रहेगा, मान लो 1.5 करोड़ है, उस 1.5 करोड़ के ऊपर 5%, दैट इज गोइंग टू बी द ह्यूज अमाउंट। जैसे गवर्नमेंट ने या हाईकोर्ट ने अभी भी निर्णय दिया है कि एग्जिस्टिंग मेंबर को स्टैंप ड्यूटी नहीं है, अभी तक स्टैंप ड्यूटी लेते थे, डीए में भी लेते थे, डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लेते थे, परमानेंट ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन में भी स्टैंप ड्यूटी लेते थे। अभी हाईकोर्ट ने बोला कि वो नहीं ले सकते। वैसे ही एक रिट पिटीशन ऑलरेडी हाईकोर्ट में है कि एग्जिस्टिंग मेंबर के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, और हमें आशा है 100% वी आर श्योर जीएसटी जो है वो नहीं लगना चाहिए। ऐसे हमने याचिका डाला है, वो निर्णय जब आएगा तब आएगा, लेकिन वो 5% है, 1% नहीं है। 1% अफोर्डेबल हाउसिंग जो 45 लाख का नीचे है और इधर नहीं हो, वो इधर तो 5% ही, वो आपका जो इनकम टैक्स है उस हिसाब से रहेगा। नॉर्मली आपका 5 लाख के अंदर है, आप रिटायर्ड हो, 5 लाख के अंदर है तो इनकम टैक्स आएगा ही। 10,000 मतलब ओके। यदि रीडेवलपमेंट होने के बाद आप फ्लैट बेचना चाहते हो तो कैपिटल क्या होगा, मेरे हिसाब से 20% ही कैपिटल गेन रहेगा, जो डिफरेंशियल वैल्यू है, तो ज्यादा चिंता मत करो उसके ऊपर। या अभी दूसरा सवाल है सेल्फ रीडेवलपमेंट। अब रीडेवलपमेंट देखो, सेल्फ रीडेवलपमेंट बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन आपके जैसे जो बिल्डिंग है इधर सेल्फ रीडेवलपमेंट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहाँ 10 मेंबर है, 20 मेंबर है, 25 मेंबर है, हम लोग सेल्फ रीडेवलपमेंट भी कर रहे हैं, मुलुंड में कर रहे हैं 32 मेंबर्स का। 32 मेंबर्स तक ठीक है, 10-15 मेंबर तक ठीक है, जैसे ही 50 मेंबर आ गए, ज्यादा आ गए, तो उधर कंट्रीब्यूशन आना है और उसमें एडजस्टमेंट होगा, बहुत पैसे का खेल है, और कमिटी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती है, और इसके लिए सेल्फ रीडेवलपमेंट आपका सोसाइटी में होना मुश्किल है। आप इसको भूलना अच्छा है। देखो थियोरेटिकली सेल्फ रीडेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, थियोरेटिकल मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरा वीडियो आप देख लेना। तो अभी मेरे ऑप्शंस है इधर सेल्फ रीडेवलपमेंट में, जो 30% जो डेवलपर लेके जाता है वो सब प्रॉफिट हमको आ सकता है। लेकिन बोलना अच्छा है, 30% प्रॉफिट हमको आएगा, एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा, सब कुछ आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो आई थिंक लेट अस नॉट डिस्कस मोर ऑन सेल्फ रीडेवलपमेंट। आज घर में शादी होता है तो जो महाराज को बुला के घर में भी खाना नहीं बनता, हम होटल में आके आउटसोर्स प्लेट, वो तो बोलेंगे 200 में घर में बनाए तो 200 में उधर 500 देना पड़ता, नहीं 600 हुआ तो नहीं चलेगा, बाहर दे दो। ये मेंटालिटी है ना, बदल गया। जॉइंट फैमिली बहुत बढ़िया है, अच्छा है कि नहीं, थियोरेटिकली बहुत अच्छा है, लेकिन जॉइंट फैमिली में जैसे ही बहू आया तो सास बहू का झगड़ा होना ही है और अलग होना ही है। तो मेरे कहने का ये है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है, मैं प्रमोट करता हूँ, उसका 2 किताब मैंने लिखा है, बट लीव दैट असाइड। आपका बिल्डिंग में सेल्फ रीडेवलपमेंट जाना अच्छा नहीं है, इतना करके मैं छोड़ देता हूँ। वही 30 to 35% मिल सकता है। अभी आपका जो सवाल है 1 by 1 सवाल लेता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, सुनिए, आज के तारीख में फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बना। मैंने शुरुआत में ही बोला कि मेरा वर्किंग जो है 2.7 FSI के हिसाब से 50% 1.35 आपका है, 1.35 उसका है। यदि इधर 4 FSI हम वर्किंग कर पाते हैं, वो RCF का रोड वो बिल्डर थोड़ा बड़ा पाता है, RCF का रोड है ना हमारा नाम से हो जाता है कुछ भी कारण से, तो फिर आपको 4 FSI मिल सकता है, फिर आपको एक फ्लैट का सामने एक फ्लैट भी फ्री हो सकता है। नहीं, वो आज के तारीख में 1.3 के ऊपर नहीं मिलता, आपको 35% मिल सकता है, ज़्यादा है 30 से 35% ही। फिर भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालेंगे साहब, आप घाई मत करना। आज का सेमिनार का पैसा दिया है, अरे आप आगे का मेरा पेट
हाँ आज ही वसूल करना है। आपने रेपुटेड बिल्डर्स में से रुस्तम जी का नाम लिया। हाँ रुस्तम जी चेंबर में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बसंत पार्क है, वहाँ पे 55% दे रहे हैं। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ 30-35 की बात है। नहीं सर एक मिनट, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैंने कोई वर्किंग किया नहीं है। मैंने वर्किंग इस हिसाब से सोचा, यदि आपका 2.7 मिलता है तो 35%, वही तो हमारा डिस्कशन हो रहा है। भाई साहब को बोला उसके लिए मुझे आज पेमेंट मिला ही नहीं, और उसका जानकारी मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे बोला कि जनरल सेमिनार होगा। यदि वो करना है तो मुझे पूरा डॉक्यूमेंट देखना है, उसके बाद फिजिबिलिटी करना है। सो दैट वर्किंग इज समथिंग डिफरेंट। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, अलग अलग स्कीम होता है उसमें। रीएप के लिए मतलब ट्रांजिट स्कीम होता है, 3320 है, 3311 है, अलग अलग स्कीम है। अलग अलग स्कीम में जैसे सामने पूछा क्लस्टर डेवलपमेंट, यदि इसको क्लस्टर डेवलपमेंट में आरसीएफ के साथ मिलकर लेते हैं तो फिर एडिशनल एफएसआई मिलेगा, क्योंकि आपका रोड विड्थ उधर बड़ा है, लेकिन जो एक्सेस रोड है वो 9 मीटर है। सो ऑल दिस इज अ कंस्ट्रेंट, वी विल हैव टू वर्कआउट। एक वर्कआउट करेंगे, वो एडिशनल सेमिनार लेंगे, बट मैं इतना आपको जरूर बोल पाऊंगा, आपको मिनिमम 30% तो मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। 55 भी मिल सकता है, 60 भी मिल सकता है। अभी क्या होता है, मैं आज सुबह फोन करके आपका चेयरमैन से बात कर रहा था, सर आपका एफएसआई कितना हुआ है? वो बोले कि 1 एफएसआई यूज हुआ। तो कल मैं जब पूछा था 1.2 बता रहे थे, आज उन्होंने 1 बताया। तो इंफॉर्मेशन लैक है, लेकिन चेंबूर में बहुत सारे जगह में बिलीव मी इट इज हाफ एफएसआई, क्योंकि 1975 के पहले जो भी बिल्डिंग बना है उनका हाफ एफएसआई था। वो हाफ एफएसआई का फिर 0.75 हुआ, कई जगह में 0.75 है, तो इधर 1 एफएसआई हुआ है। तो जो एफएसआई कंजम्पशन है उसके ऊपर भी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हुआ आपका, ये जो डीपी रोड है, ये डीपी रोड जाने के बाद उसका भी एफएसआई इधर लोड हुआ। यदि ये डीपी रोड नहीं होता, आपका खुद का इंटरनल रोड होता, उसका एफएसआई भी आपको आज मिलता है। इंटरनल रोड का एफएसआई लोड नहीं होता है, बट डीपी रोड का एफएसआई लोड होता है। सो देयर आर वही ना, देखो सर ऐसा है, ये जो रोड का एफएसआई आपको मिला, रोड आपका एरिया कम हुआ कि नहीं? अभी लैंड एरिया कम हो गया और कंस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ है। All this minute working need to be done, and after doing the working we will be able to tell. Okay? So the first question is need of the redevelopment. मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छा तरह से समझाया, आप इसके ऊपर चिंतन मंथन करो। दूसरा बेनिफिट्स एंड लॉस ऑफ रीडेवलपमेंट मैंने बताया। सेल्फ रीडेवलपमेंट आपका बिल्डिंग में अच्छा नहीं है, इसके लिए उसके बारे में जानकारी मैं देना नहीं चाहता हूँ। आपके इधर बिल्डर के थ्रू ही करिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज है, हजारों करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। रीजन फॉर रीडेवलपमेंट गेटिंग लेट और डिले, रीजन यही है आप किस टाइप का बिल्डर को अपॉइंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। और जब तक प्लान पास नहीं होता है तब तक आपको खाली नहीं करना है। बहुत सारा जगह में केस स्टडी आपको मैं बताऊं, केस स्टडी बताना है तो ये डीएल नगर का केस स्टडी है। उधर क्या हुआ था, 480 मेंबर्स का बिल्डिंग है, 480 मेंबर ने आईओडी सीसी आने के पहले ही खाली किया, ये तो गलत है ना। और उसके बाद उस बिल्डर ने क्या किया, एग्जिस्टिंग मेंबर को इधर घर बनाते करके बोला, और ये जो एग्जिस्टिंग बाकी का एरिया है वो उसने बेच दिया दूसरा बिल्डर को, और दूसरा बिल्डर ने इधर बिल्डिंग बनाने चालू किया। और ये जो फ्लैट है जो एग्जिस्टिंग मेंबर वो बना ही नहीं, और जो नया बिल्डिंग बनने वाला है वो लैंड तो दूसरे को बेचा, और उसके अलावा 200 मेंबर को अलग अलग लोगों को फ्लैट भी बेचा उसने, और एग्रीमेंट रजिस्टर भी किया, प्लान भी अप्रूव नहीं, कुछ नहीं, रेरा नहीं था। तो इस तरह का बहुत बड़ा फ्रॉड किया, वो बिल्डर अभी जेल में है। पर ये क्यों हुआ, क्योंकि उस बिल्डर ने उनको बताया कि आपका 225 का घर है, मैं 480 फुट का दूंगा आपको, 500 फुट का दूंगा, जबकि वो फिजिबिलिटी बैठता ही नहीं, और उसको फ्रॉड ही करना है। जो आदमी बोलते हैं ना 12% इंटरेस्ट दूंगा, पीएमसी बैंक मालूम है ना आपको, पंजाब महाराष्ट्र बैंक, जहाँ एक सोसाइटी 10-10 करोड़ रखा था, 12% मिलता करें, 10 करोड़ सब गया, किधर से मिलेगा? वो ऊपर। सो
ये एक केस स्टडी है। दूसरा केस स्टडी मैंने आपको पत्राचाल का बताता हूँ, ठीक है। पत्राचाल में क्या हुआ, वो माडा का लेआउट था, उन्होंने एसडीएल को दिया था। माडा का जो पत्राचाल है उधर पूरा का पूरा लेआउट कुछ 25 एकड़ होगा या 12 एकड़ है, बहुत बड़ा लेआउट। वो माडा ने एनओसी दिया, पत्राचाल वाला जो 1600 टेनेंट्स है उन्होंने भी एनओसी दिया, और एक पूरा का पूरा लेआउट एसडीएल को दिया। एसडीएल ने क्या किया, एक टुकड़ा इसको दिया, ओबेरॉय को दिया, एक टुकड़ा अपना इसको दिया, कल्पतरु को दिया, ओबेरॉय को दिया टुकड़ा, फिर इसको कल्पतरु को दिया, और खुद भी कुछ एक बिल्डिंग बनाने लगे। पत्राचाल वाले का घर ही बनाया नहीं, ठीक है। तो इस तरह का जो फ्रॉड किया, और उसके बाद वो बिल्डर ही तकलीफ में है, फिर माडा ने उस बिल्डर को हटा दिया। अभी जो ओबेरॉय का है उनका ओसी आया नहीं है, लोग घर का बाहर है जिन्होंने घर लिया, अभी वो मैटर हाईकोर्ट में चालू है। अपना कल्पतरु का भी घर लोगों ने पैसा भरा है लेकिन बाहर है। तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि आप जिधर घर मिलने वाला है उसका एग्रीमेंट ही नहीं आपके पास, प्लान पास नहीं किया, उसके पहले आपने घर खाली किया। दिस मिस्टेक शुड नॉट बी डन। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, घर खाली करने के पहले आपका पूरा का पूरा प्लान पास होना चाहिए। अभी वो सुविधा है, ऑनलाइन में सब कुछ दिखता है, कोई आपको ये कर नहीं सकता है। और दूसरा, हमको आप अलग से बिल्डिंग सेल के लिए बनाओ, ये कभी बोलना नहीं। जिस दिन आपने बोल दिया तो वो अलग से बिल्डिंग का जो एरिया है ना वो दूसरा बिल्डर को बेच देगा, फिर हम देखते रह जाएंगे। बिकॉज हियर देयर इज नो कंडीशन दैट, जैसा एसआरए में क्या होता है, आप एसआरए का बिल्डिंग बनाओ फिर हमको सीसी मिलता है, ऐसा नहीं है। इधर तो उनका अलग से सीसी मिलता है, हमारा अलग सीसी मिलता है, फिर हम लोग प्रॉब्लम में आएंगे। So we should never allow him to have a separate building for sale and separate building for us. It should be one consolidated building. और दूसरा, जब तक प्लान पास नहीं होता है, हमारा इंडिविजुअल एग्रीमेंट नहीं बनता है, अपने को घर खाली नहीं करना है। If you take these two precautions, I think you will be good. देखिए, आपका बिल्डर का देहांत होता है, ऐसा तो बहुत मुश्किल है, सबका सब बिल्डर एक ही दिन नहीं जाते हैं। What I mean is कि वो पार्टनरशिप होता है या लिमिटेड कंपनी होता है, एलएलपी होता है, तो ऐसे इसमें 2-3 रहते ही। और हमारा जैसे बिल्डिंग में ना एलएनटी है मान लो, या XYZ जो भी बिल्डर आएगा वो एक आदमी नहीं है, दे विल बी ए ग्रुप ऑफ पीपल विद डायरेक्टर्स एंड अदर थिंग्स। तो कंपनी कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। आप चाहिए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल सकते हैं, एलएलपी बोल सकते हैं, सो दैट कॉर्पोरेट बॉडी है तो कंटिन्यू रहेगा, और यदि लिस्टेड कंपनी तो नथिंग रहेगी। तो बिल्डर का देहांत होने का कोई तकलीफ नहीं है। यदि आप प्रोपराइटर बिल्डर को देते हो, प्रोपराइटर, तो फिर उधर तकलीफ आ सकती है। ऐसा आपको प्रोपराइटर बिल्डर को नहीं देना, दैट प्रिकॉशन प्रोपराइटर इधर आएगा नहीं। हाँ, अभी इनका सवाल ये है, यदि बिल्डिंग रुक जाता क्या आप बिल्डर को चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप 100% बिल्डर चेंज कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जो बिल्डर इधर आया है उसके पास डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, यदि उसने प्लान अप्रूव करने के बाद आप घर खाली करने वाले, तब तक तो नहीं करने वाले। उसके पहले तो खाली कर नहीं किया है, उसको निकालना है, 1 साल में नहीं किया, 2 साल में नहीं किया, आप निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार आपने घर खाली कर दिया, आपका बिल्डिंग डिमोलिश हो गया, उसके बाद उसको निकालने को आप जाओगे, वो मैटर जाएगा कोर्ट में, आपका भाड़ा रुक जाएगा, ठीक है ना। ये सब तकलीफ आएगा, फिर आर्बिट्रेशन अपॉइंट होगा, उसमें 3-4 साल जाएगा। यदि एक बार बिल्डर पे अपॉइंट किया, उसको निकालना है तो आपको कोर्ट में ही जाना। इफ इज नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग, वी कैन रिमूव, उसके बाद आप नया बिल्डर पे अपॉइंट कर सकते हैं, बट उसमें 2-3 साल जाएगा, क्योंकि इतना आसानी से वो बिल्डर छोड़ेगा नहीं। तो उस बिल्डर को बोलना पड़ेगा, हमें नया बिल्डर को इंट्रोड्यूस करना होगा, हैंडिंग ओवर टेकिंग होगा। हाँ, बराबर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। वो डीए में आप लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट का फंड है उसको अलग से मेंटेन होना चाहिए, वो हो सकता है। और अभी जो रेरा है, रेरा ने स्पेसिफिक किया है, जो फंड आता है उस प्रोजेक्ट का 70% तो इधर ही यूज करना है। फेज वाइज रीडेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो नहीं करना चाहिए।
वेदर देयर शुड बी सेपरेट सोसाइटी फॉर ओल्ड एंड न्यू मेंबर, मैंने बोला वो मत करो। लैंड एफएसए राइट्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू मेंबर, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मर्ज हो जाता है। प्रोविजन फॉर कॉर्पस फंड, यस आप कॉर्पस फंड जो है इधर 2000-2500 रुपये पर स्क्वायर फुट मिनिमम मिलता है, वो हिसाब से हम लोग डिमांड कर सकते हैं। जो फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए जितना लगता है, कम से कम 50% का मेंटेनेंस तो सब्सिडी आपका कॉर्पस से हो सकता है। फिजिकल रिपोर्ट आपको एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग स्कीम होता है। और रीलोकेशन ऑफ वर्जिन मेंबर, उसके लिए आपको स्कीम बनाना पड़ेगा, रूल्स बनाना पड़ेगा। इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस इंश्योरेंस होता नहीं, लेकिन यदि आपको इंश्योरेंस लेना है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लेबर इंश्योरेंस, फिर आपको अर्थ इंश्योरेंस, अर्थक्वेक इंश्योरेंस, वो सब ले सकते हैं, फायर इंश्योरेंस। इम्पैक्ट ऑफ द रेरा बेनिफिट, देखिए रेरा आने से आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी मालूम पड़ेगा, और बिल्डर ने कितना फ्लैट बेचा है, क्या बेचे, सब मालूम पड़ेगा, क्योंकि हर 3-3 महीने में वो कितना फ्लैट बेचा है, साल में एक बार वो कितना पैसा आया है, उसका ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट भी रेरा में मिलता है। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी होता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी रेरा है, क्योंकि रेरा बोलता है कि एग्जिस्टिंग मेंबर और नया डेवलपर, ये दोनों पार्टनरशिप। मान लो आपने गलत पार्टनर को चुना और वो गलत पार्टनर ने फ्लैट बेचा और उसने फ्रॉड किया, जितने भी फ्लैट बेचा है उनको नया फ्लैट देने का जिम्मेदारी थी सोसाइटी को पास। ध्यान में है? मान लो अपने पास कितने मेंबर्स है, 148 मेंबर्स। बिल्डर ने रीडेवलपमेंट करने के लिए लिया, 148 लोग गए, आपको भाड़ा दिया, सब कुछ चालू हो गया, और उसने 200 फ्लैट और बेचा, 148 + 200, अभी कितना हो गया, 348। जैसा उसने फ्लैट बेचा, उसका पैसा दिया, कैश तो लिया, वो अकाउंट में नहीं है, जो चेक्स में आया उसने किधर भी वापरा, आपको भाड़ा दिया, कॉर्पस दिया, जो भी दिया, और उसके बाद बिल्डिंग रुक गया। तो अभी 200 फ्लैट, आप तो 148 को तो घर देना ही आपको। जो 200 लोग हैं जिनको बिल्डर ने बेचा है, वो आपका पार्टनर है ना इन द रीडेवलपमेंट, उसका भी जिम्मेदारी सोसाइटी को ऊपर आएगा। जो नया डेवलपर अपॉइंट करेंगे या सोसाइटी सेल्फ रीडर में जाएंगे उस टाइम में, वो 200 को भी घर देने का जिम्मेदारी आपका रहेगा। ऐसे रेरा का बहुत सारा ऑर्डर है। अभी एक चैलेंज हुआ है, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पता चलेगा, लेकिन आज के तारीख में वो बोलता है existing society is a partner in the redevelopment project and therefore जो नया फ्लैट बिकता है उनको घर देने का जिम्मेदारी भी सोसाइटी का बनेगा, ऐसा बोला है। बट दैट इज व्हाई बिल्डर चुनते टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं वापस बोलता हूँ, बिल्डर को अच्छे बैकग्राउंड वाले को ही देख के करना है, और इधर अच्छा बिल्डर आएगा। मैं बहुत सारा छोटा सोसाइटी में जाता हूँ जहाँ 500 स्क्वायर मीटर है, 1000 स्क्वायर मीटर है, मैं बोलता हूँ आपको अच्छा बिल्डर मिलेगा नहीं, आपको जो कॉन्ट्रैक्टर है वही बिल्डर बनने वाला है, नया बिल्डर मिलने वाला है, इसके लिए आपको बहुत केयरफुली इससे सुनना है। बट इधर तो अच्छा बिल्डर आएगा, फिर भी अच्छा बिल्डर आने के बावजूद भी थोड़ा एरिया एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि जो बिल्डर का उतना कैपेसिटी नहीं है उनको मत अपॉइंट करना, इतना ही मेरा बोलना है। इम्पैक्ट ऑफ रेरा हो गया, जब तक बिल्डर वो कोई तकलीफ मुझे नहीं लगता आएगा, और यदि कोई डर चलता है तो उसका लीगल हेल्प वगैरह आके काम करेंगे, शायद 2-3 महीना तकलीफ होगा। लीगल हेल्प मेंबर जो है वो नॉमिनेशन देना चाहिए, विल करना चाहिए, और यदि आप परमिट ऑर्डर एक्सप्लेनेशन होता है उसके बाद इमीडिएटली आप लिख के दे सकते हो कि किसका फ्लैट जाना चाहिए। वेदर न्यू फ्लैट विल बी रजिस्टर्ड, आंसर इज यस, नया फ्लैट रजिस्टर होगा, आप खाली करने के पहले ही होगा। फेज वाइज डेवलपमेंट, जो डीपी रोड का वगैरह हमको देखना पड़ेगा, यदि वो डीपी रोड ऑफर क्लेम कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, तो अभी बोलना मुश्किल है, लेकिन उसका एफएसए ऑलरेडी आपने लोड किया है। इम्पैक्ट ऑफ करंट सिचुएशन, आज के तारीख में रीडेवलपमेंट मुंबई में चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इंटरनेशनल 2-3 बैंक डूब गया होगा, मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, मगर इंडिया में कोई तकलीफ नहीं है। वी आर इन ए गुड पोजीशन, डोंट वरी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आज मुंबई में बहुत सारा रीडेवलपमेंट हो रहा है और अच्छे तरह से हो रहा है, तो करंट सिचुएशन कोई गलत नहीं है। और आप रीडेवलपमेंट आज सोचेंगे तो कल होने वाला नहीं है, और 3-4 साल तो ऐसे ही जाने वाला है, लेकिन तब तक आप चिंता मत करो। ओसी पेंडिंग कोई तकलीफ नहीं है। स्टैट्यूटरी टैक्सेशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, एग्जिस्टिंग में कोई टैक्सेशन नहीं, जीएसटी का इम्पैक्ट है। एडिशनल एरिया लिया तो उसके ऊपर जीएसटी भी आएगा, स्टैट्यूटरी भी आएगा,
प्लान आपको रेंट मिलेगा जिस दिन आप घर खाली करोगे। तो ये बन के 1 साल आपको अप्रूवल में जाएगा, उस टाइम में रेंट नहीं मिलेगा। आप घर खाली करोगे तब से रेंट आपको मिलेगा, वो कम से कम 4 से 5 साल लगेगा ही। आप 5 साल का रेंट मिलेगा, जब तक ओसी नहीं आता है तब तक रेंट मिलेगा। बिल्कुल वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। कई बार क्या करते हैं बिल्डर लोग, अपना जो मान लो अपना 5th फ्लोर तक है, वो 3 इयर्स या 4 साल के अंदर पार्ट ओसी लाते हैं, बाकी का बांधकाम करते रहते हैं, वो चल जाएगा। पार्ट ओसी आया तो भी आप ऑक्यूपाई कर सकते, वो हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग 11 वाला 12 वाला बनना है और बहुत बड़ा लेआउट है, तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। क्योंकि आपका 1 साल 1.5 साल सिर्फ पोडियम में आने में ही जाएगा, 1 साल, क्योंकि आपका ये होगा जिसको हम बोलते हैं प्लिंथ बनेगा, फिर बेसमेंट करते कि नहीं करते मालूम नहीं तो फिर पोडियम होगा, 3-4 माला ऐसे ही आएगा, तो टाइम लगेगा। 4 साल तो मिनिमम लगेगा खाली करने के बाद। अभी आप लोग खाने के लिए चालू कर सकते हैं, और कोई सवाल है तो अभी मैं ले सकता हूँ। नहीं इलीगल फ्लोर 8 स्क्वायर फुट भी नहीं बना पाएगा वो 100%। सिर्फ क्या है, व्हाट हैपेंस यू नो, प्लान अप्रूवल जितना होता है उतना ही बना रहा है कि ज्यादा बना रहा है, वो देखना है। अभी आपने जो सवाल किया, एक सोसाइटी लास्ट वीक मेरे पास आया, लास्ट वीक क्या है, कल ही आया, सैटरडे कल आया, अंधेरी का सोसाइटी है, उन्होंने एक डेवलपर को अपॉइंट किया, बराबर। उस डेवलपर ने अधूरा काम किया, 2009 में वगैरह अपॉइंट किया था, 2015 में उसको कैसा भी करके निकाल दिया, कोर्ट कचहरी किया, काम बराबर नहीं किया, उसको निकाल दिया। उसका बिल्डिंग 3 माला तक अप्रूवल था, कितना 3 माला तक अप्रूवल था, उसने बना दिया 7 माला। सोसाइटी मेंबर को तो समझ में नहीं आता, 3-4 साल कोर्ट में लड़े, नया सोसाइटी बोला कि आप सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, जरा सुन लो ये स्टोरी, बहुत बढ़िया स्टोरी है, अंधेरे में लाइव स्टोरी है, मैं चाहे तो सेक्रेटरी का नंबर भी दूंगा। अभी पता नहीं इन लोग क्या करते, सब पढ़े लिखे लोग हैं, 20 मेंबर्स है। उन्होंने नया बिल्डर को अपॉइंट करने की जगह में डेवलपमेंट मैनेजर अपॉइंट किया। डेवलपमेंट मैनेजर को अपॉइंट करने के बाद एक्सिस्टिंग मेंबर में एडिशनल फ्लैट लिया, एडिशनल एरिया लिया। प्लान उसका पहला काम क्या करना है, वो इलीगल है, उसको लीगलाइज करने के लिए स्टॉप आउट नोटिस था, उसको निकालना चाहिए। उन्होंने ये न करते हुए सब लोगों ने पैसे दिया 8-9 करोड़, और उसको बेचने को भी परमिशन दिया। उसने फ्लैट भी बेचा जिसमें कैश भी आया, वो सोसाइटी में आया ही नहीं, और इसने स्टॉप आउट नोटिस निकाला नहीं। कोविड के टाइम पर अंदर काम किया, बाहर काम किया, अभी बिल्डिंग तैयार है, लेकिन स्टॉप आउट का नोटिस न निकालने की वजह से अभी 4 करोड़ रुपया, 3 से 4 करोड़ रुपया पेनल्टी लगा, वो पेनल्टी भर नहीं सकते, अभी लोग जा भी नहीं सकते। और ये बिल्डर ने, जो नया आदमी ने ना, उधर भी फ्रॉड किया 3-4 करोड़, तो लोग साइन करके देते ही जा रहे हैं, पैसा हमारा बिल्डिंग हो रहा है ना। तो बोले यार आपका सोसाइटी है, आपको कम से कम देखना चाहिए था, अप्रूवल तो पहला लाओ, अप्रूवल लाने के पहले आप बनाने को दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, अभी कल पीएमसी ने तोड़ दिया तो आप क्या करोगे? So sometimes I don't know, our people take things for granted, so you need to be very alert 100%। और मैं आपका सोसाइटी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, ऐसे सेमिनार कोई करते नहीं रीडेवलपमेंट का। वो बोलते हैं रीडेवलपमेंट का चल रहा है, पीएमसी को बुलाओ, उससे बुलाओ, इसको बुलाओ, बिल्डर को बुलाओ, डिस्कशन करो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। बाद में कम से कम डिस्कशन तो हो रहा है। इसके लिए मैंने शुरुआत में बोला ये अवेयरनेस सेमिनार है, ये कोई हम निर्णय नहीं ले रहे, ना सोसाइटी ले रही, ओनली टू क्रिएट अवेयरनेस। रीडर में क्या इश्यूज आ सकते हैं, आपका मन में क्या डाउट है, ताकि अभी आप पढ़ने को चालू कर सकते। अभी देखो आपका निर्णय कब होगा मालूम नहीं है, बट फिर भी आपका निर्णय होने के बाद 1 से 1.5 साल अप्रूवल में जाएगा, बराबर। अप्रूवल होने के बाद भी 2 से 3 महीना मेंबर लोग घर खाली करने में टाइम लगाएंगे, उसके बाद कमेंसमेंट आएगा, तो आपको 4 से 5 साल पकड़ना ही है। उसके बाद खाली करने के पहले नो लिमिट। देखिए सर का सवाल है सक्सेस रीडेवलपमेंट होने के लिए क्या करना चाहिए। पहला चीज है, आप जो प्रोफेशनल लेते हो ना, वो प्रोफेशनल का बैकग्राउंड देख के, उसका तजुर्बा देख के उसको सिलेक्ट। जो आर्किटेक्ट है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, जिसमें आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवोकेट्स है, ये कंपनी को जरा अच्छे तरह से चुनो और वो आदमी के पास ही आप काम कराओ, ताकि आपको उनका तजुर्बा, जो भी तजुर्बा है, वो एक्सपोजर आपको मालूम पड़ेगा।
हर रिस्क और आपको गाइड करते रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका कमिटी आपसे आपको गाइड भी नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी सवाल करेंगे उसका जवाब भी नहीं पाएंगे, बट थर्ड पार्टी जो प्रोफेशनल है वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे, तो वो अच्छा देखना चाहिए। अच्छा मिलते हैं ना, बिल्कुल, और बिल्डर में जाए, शुरुआत का कुछ 10 लाख रुपए आपको देना होगा, बाकी का सब बाद में रियम्बर्समेंट भी होगा, एडिशनल अमाउंट बिल्डर ही देगा। हमारे बिल्डिंग में कुछ ऑक्यूपेशन नहीं हुआ, कुछ ओल्ड का ऑक्यूपेशन हो गया, जो नया वो लेकिन हमारा फाइल अभी तक रनिंग में रोज भी हुआ उधर। अरे अभी हम कुछ करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो उसकी पेनल्टी से करने के लिए एडिशन दिया जाता है ना, उसका कोई प्रॉब्लम आने वाला है? बिल्कुल नहीं, देखो थोड़ा खर्चा ज्यादा कम होगा, ये इतना बड़ा लेआउट में खर्चे का कोई कुछ करके जाएगा वही कुछ वर्क करो। सर आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, जितना मुझे समझ में आया थोड़ा विचार रखता हूँ। एक तो जो एग्जांपल दिया आपने 148 मेंबर्स हैं, तो 200 वो बाहर से भी आएंगे, जवाबदारी सोसाइटी पर होगी, ये लायबिलिटी से कैसे बाहर आए। दूसरा मातोश्री का आपने एक एग्जांपल दिया, उनके पास ज़मीन थी, सेंटर में टावर खड़ा हुआ, रिकॉर्ड हो गया, वो भी फेल हुआ। हमारे पास भी ज़मीन है, वहाँ शुरुआत करें न करें ऐसा अनुभव भी नहीं चाहते। तीसरा आप कहते हैं कि ऐसा बिल्डर हो जो फेज वाइज नॉर्मली अच्छा बिल्डर करेगा नहीं, लेकिन हमें 100% सुनिश्चित होना चाहिए कि यहाँ सभी सैलरी क्लास हैं, लायबिलिटी ज़ीरो हो हमारे ऊपर, हम सुनिश्चित फ्लैट ऑक्यूपाई कर सकें। एक मन में मेरे जो शंका है वो कहता हूँ, हमारे पास कोई भी अच्छा बिल्डर जो कमेटी से या सब कहें वो ले, हमारे पास पीछे डाल पड़ा है, जो बिल्डिंग वो बोले वो बिल्डिंग पे उनको दे दें, ताकि 148 मेंबर्स हैं और 200 बनावे, तो 148 से ऊपर जो बनेगा वो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी 52 की, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसको मिलेगी, उस पर लायबिलिटी नहीं आएगी, और हम 148 इधर भी बाहर नहीं जाएंगे, सब यहीं के यहीं रहें। क्या ऐसी संभावना है? क्या इस पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं? देखिए आपने सवाल अच्छा किया है, पहला जो लास्ट सवाल पहला लेता हूँ। नॉर्मली अच्छे बिल्डर जो आते हैं, अच्छे बिल्डर मतलब जैसा कि मैंने बताया लिस्टेड कंपनी है, उन लोग आपको ऐसे फेस वाइज नहीं करेंगे। यदि वो फेस वाइज करने वाले आएगा, मान लो अभी उसके पास उतना पैसा चाहिए, ठीक है, तो नहीं हो, इतना आसान नहीं हो, क्योंकि उसका पूरा का पूरा, अभी देखो आपका एग्जिस्टिंग फ्लैट है, उसका एफएसआई का कोई पेमेंट नहीं होता है, उसका टीडीआर नहीं होता है, उसको अभी मान लो 200 फ्लैट बनाना है, 200 फ्लैट का पूरा एफएसआई डालना है, उसका टीडीआर का पैसा डालना है, उसका पंजीकृत एफएसआई का डालना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डालना है, सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग 100% इन्वेस्टमेंट, और उसको फ्लैट बेचने को मिलता है 250, और उसका पेमेंट तो इमीडिएटली नहीं आता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका एक खाली करना है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होगा, एक खाली करने के बाद उसको, तो इकोनॉमिकली इट डजंट वर्क। तो दैट इज व्हाई मातोश्री जो उन्होंने किया था जीवन नगर कुटुंब सोसाइटी, आई विल गिव यू द नेम आल्सो, यू वांट टू स्पीक टू दोस पीपल, यू कैन स्पीक एंड सी दैट। तो आप देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि इधर पूरा कॉर्नर में मैक्सिमम लोग उधर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है 50%, और बिल्डिंग ऐसे कैसा खड़ा है और बंगला हुआ है, भूत बंगला जैसा, और बीच में 10 माले का है, उसमें 50% लोग अपना बिल्डिंग रिपेयरिंग करके रह रहे हैं, मतलब नौ वो आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, ऐसे सिचुएशन में खड़े। सो इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, दूसरा जो आपने बोला 200 लोगों का जिम्मेदारी, वो आएगा, लेकिन वो आता है तो इतना आसानी से नहीं आएगा वो,
क्योंकि आप अच्छे बिल्डर, जैसा वापस मैं बोलता हूँ, लिस्टेड कंपनी आप लेते हो और उनका ज्यादा एरिया न सोचते हुए, अभी एचडीएल भी लिस्टेड कंपनी था, एचडीएल भी अच्छा कंपनी था, लिस्टेड कंपनी था, लेकिन उन्होंने तो फ्रॉड किया। उनका जो हाउसिंग फाइनेंस है 1 लाख करोड़ का हाउसिंग फाइनेंस कंपनी था, दीवान हाउसिंग 1 लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ का मतलब क्या, फिर भी वो कंपनी डूब गया। तो ऐसा बहुत बड़े बड़े लोग भी कई बार डूबते हैं। अभी अदानी का देखो शेयर्स किधर था, किधर से किधर नीचे आ गया, एक छोटा सा रिपोर्ट आने से, मतलब मार्केट कैसे इम्पैक्ट होते हैं मालूम नहीं। फिर भी मैक्सिमम प्रिकॉशन लेना है। मैक्सिमम प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, हमारा पूरा का पूरा अप्रूवल आया है क्या, कम से कम मेंबर का अप्रूवल आने के बाद हमारा लोगों का एग्रीमेंट बन गया क्या, इतना बन गया मान लो, बाद में रेंट जो है वो एक रिस्क रहेगा, और एक कंस्ट्रक्शन करना है तो फिर कंस्ट्रक्शन अपना कंस्ट्रक्शन होगा 3,000 3,500 आएगा, किधर भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करके अपन कर सकते हैं। और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो आदमी भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि उसको निकालना है, इन्वेस्टमेंट जो डाला है उसका भी कॉस्टिंग करता है। तो आई डोंट थिंक इतना डरना है। और रेरा वगैरह आने के बाद, ये मैंने एक एक्सट्रीम सिचुएशन बताया, रेरा आने के बाद बहुत कुछ सिस्टमैटिक हुआ है। और आपका पीएमसी रहेगा, ऑब्जर्व करते रहेंगे, आपका एडवोकेट रहेंगे। खाली ओनली बिल्डर कैंचे डेवलपर कैंचे उसमें सोसाइटी का कुछ नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी थर्ड पार्टी एग्रीमेंट है आउटसाइड सेल करते हैं, तो उसके ऊपर सोसाइटी का क्यों ले रहा है? आज के तारीख में उसका क्लैरिटी नहीं है, लेकिन रेरा आने के पहले क्लैरिटी था कि यदि बिल्डर बेचता है तो बिल्डर का और उस मेंबर का है, सोसाइटी कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अभी रेरा क्या बोल रही है, सोसाइटी से जॉइंट वेंचर, सोसाइटी भी उनके साथ भाड़ा लिया है, कॉर्पस लिया है, वो जमीन मालक है, वो डेवलपर है, ये दोनों के बीच में डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है। इसके लिए वो आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं आज के तारीख में। आप जो बोल रहे हैं ना, हाँ, ये आगे जाके चेंज होएगा। करेक्ट करेक्ट। सिग्नेचर नहीं हुआ। मुश्किल नहीं, ओके, अब थैंक्स। नमस्कार, आपने सब कुछ बताया, ये समझ में आया होगा व्हाट इज रीडेवलपमेंट, व्हाई टू गो फॉर रीडेवलपमेंट, हाउ इट विल टेक प्लेस, सभी को समझ में आया होगा। नहीं वो आया होगा तो भी हमारे पास टाइम है, मंथन कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार कर सकते हैं, एक दूसरे को मिल के विचार कर सकते हैं और आगे आप सब लोग आए, बहुत सारी संख्या में उपस्थिति है, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आज का मीटिंग